एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड, एंड मतलब एक्सट्रीम। तो भाई हमें जो है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की, यहां से लेकर यहां तक। आप सोचो एक दीवार लगा रखी है आपने इधर, उस दीवार पे इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो शैडो बस ऊपर नीचे जाती दिखेगी। ये पार्टिकल तो ऐसा घूम रहा है लेकिन शैडो ऐसे मूव करती दिखेगी। तो रीस्टोरिंग क्या होता है? रीस्टोरिंग मतलब यार जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट फोर्स लगे। राइट में डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट में, लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो राइट में। को मैं यहां लिया था तो ये रस्सी x और x, कितनी रस्सी टोटल ढीली हुई? 2x। तो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। भाई मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। तो आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर है आपके सामने लेकर के लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑसिलेशंस। और सभी का स्वागत है रफ्तार की जेईई सीरीज में। और भैया आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगेन एक बहुत ही छोटा सा मोटा सा टॉपिक है, मोटा नहीं है छोटा ही है, ठीक है। दूसरा है अपना स्प्रिंग मास सिस्टम, अगेन इजी है। और फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। हाँ, इसमें हो सकता है कुछ चीजें हम ऐसी देख लें जो तुमको थोड़ा सा दिल नहीं, यार दिल तो नहीं दहलेगा, है ना। तुम अब इतने तो सॉलिड हो चुके हो यार, दिल विल तुम्हारा नहीं दहलेगा, है ना। मतलब तुम्हें लगेगा ठीक है सर, थोड़ा सा ऐसा हल्की सी सर तकलीफ हुई, मतलब ऐसा हल्की सी तकलीफ हुई, ऐसा हो सकता है। बाकी तो चैप्टर या हम कहें सेशन आसान ही रहेगा। तो चलें बिना देर किए शुरुआत करें। भैया हम ले लेते हैं रिकैप। तो रिकैप क्या क्या पढ़ चुके हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि एसएचएम कोई भी अगर पार्टिकल कर रहा होगा तो वो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पे ओमेगा जो है वो रूट ऑफ के बाय एम है, के फोर्स कांस्टेंट, एम है मास। वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, दिखने में पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी जैसी लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और हमने देखा था कि भाई एनर्जी यहां पे रहेगी कंजर्व। तो ये कहानी जो है हमने कल वाले सेशन में देखी थी, और उससे पिछले सेशन में हम ये देख चुके हैं। और आज शायद हमारा लेक्चर नंबर 3 ही है, हाँ जी, है ना, लेक्चर नंबर 3 ही है ना, हाँ सर। तो भाई आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे सर्कुलर मोशन कहाँ घुसा रहे हो आप? मैंने कहा यार देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, उसको भी निपटा लेते। तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया है कि पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है साहब, ऑफ एम्पलीट्यूड a। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको दिया गया है a, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दे रखी है न्यू, और हमें निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा करते हैं यार, हमें ना एसएचएम की कुछ इस टाइप की इक्वेशन मान लेते। क्यों? क्योंकि बोल रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड, एंड मतलब एक्सट्रीम। तो भाई हमें जो है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की, यहां से लेकर यहां तक। तो ऐसा करते हैं, कैसी इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो रहा हो। ये रही वो इक्वेशन, क्लियर। और इसके हिसाब से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर ये वेलोसिटी आ जाएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, या आपको ऐसा कैसे पता लगा? भाई काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन पता होना चाहिए ना। किसी भी चीज का एवरेज निकालोगे तो क्या पता होना चाहिए? किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए उस चीज का फंक्शन। भैया ये फंक्शन रहा आपके सामने, कहां से कहां तक? t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t बाय 4 तक। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसका फंक्शन है? टाइम का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज निकलेगा वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे यहां पर कि इधर मैं लिख दूंगा क्या अपने पास, एवरेज ऑफ हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखेंगे। बोलोगे हाँ लिखेंगे तो यही सर, फिर आगे? तो यार आगे आप देखोगे तो ये पूरी चीजें तो कांस्टेंट है, जिसमें हो गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है क्या? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करें ना, इसकी वैल्यू याद ही रख लें क्योंकि ये बहुत काम में आएगी ये वैल्यू, साइन स्क्वायर फंक्शंस की, कॉस स्क्वायर फंक्शंस के एवरेज की वैल्यू, ठीक है। ये 12th में भी आपको काम में आएगी, तो ये आप रट ही लो, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस का स्क्वायर फंक्शन ऐसा आएगा। तो 0 से t/4 के लिए ये एवरेज वैल्यू आती है इसकी कितनी, हाफ। कितनी आती है, हाफ। इवन अगर आप मतलब ये पूरे कर्व के लिए आती है हाफ। इवन अगर आप साइन स्क्वायर भी लेके चलोगे ना, साइन स्क्वायर का कर्व, साइन स्क्वायर कर्व में भी 0 से t/4 के लिए आप एवरेज देखोगे तो वो हाफ ही आता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो सीधे सीधे यहां आप क्या रख सकते हैं, हाफ। अब मैं जानता हूं आप बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं हमें तो एवरेज निकाल के बताओ, तो मैं एवरेज निकाल के भी बता दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। लेकिन एक बार के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि ये वैल्यू याद ही रख लो। तो यहां से आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 ma², और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी और इसका स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा हाफ। यहां से ये 2 से, भाई 2 का स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ma² π² और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। देख लो भाई कौन सा मैच कर रहा है। हाँ जी, तो मैंने है ना एम्पलीट्यूड स्मॉल ए था, तो कंफ्यूज मत होना। बोले सर आपका तो कैपिटल ए आ रहा है, यहाँ तो कैपिटल ए है ही नहीं। वो कैपिटल ए अपना एम्पलीट्यूड है और यहाँ स्मॉल ए जो है वो भी एम्पलीट्यूड है, तो अपना आंसर जो है पहला आ जाएगा। क्लियर। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं वो तो बताओ। मैंने कहा क्या भाई, वही सर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो है एवरेज वैल्यू। मैंने कहा ठीक है बताते। देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के एवरेज वैल्यू की बात कर लेते हैं ना, ये आपके 12th में भी काम में आएगा, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें ही। तो मैंने रट ही लेना इसको है ना वैल्यू, बाकी आ कैसे रहा है वो मैं समझा देता हूं। मैंने कहा यार कॉस का कर्व कुछ ऐसा स्टार्ट होता है। बोले कॉस का कहाँ है, हाँ तो कॉस का नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व ऐसा होता है। ये है अपने पास कितना t/4, ये है अपना t/2, ये आ जाएगा 3t/4 और ये आ जाएगा अपने पास t। याद होगा ना, एक ऑसिलेशन में उसके डबल ऑसिलेशन हो जाते थे, तो देखो डबल ऑसिलेशन हो गए एक टाइम पीरियड में। याद होगा पिछले सेशन का। चलिए तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालना है मुझे किसका, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे निकलेगा, मैथमेटिकल टूल्स में तुमको ये समझाया है। क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग अपॉन टोटल टाइम विच इज एक्चुअली t/4। 0 से t/4 तक इस फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। यही तरीके से आपका एवरेज मिल जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आप भी भली भांति जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिखने वाले हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं यहां से लिखने वाला हूं, अच्छा अपने को कॉस का ही फंक्शन चाहिए था ना पहली बात, तो कहां थे हम, हाँ तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। बोले अब ये कहां से निकाल लाए, ये फॉर्मूला कौन सी पोटली में से निकाल के लाए हो सर। भाई पूरा जगत जानता है ये फॉर्मूला, तुम नहीं जानते हो तो सुन लो। क्या, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले हाँ ये तो हम भी जानते हैं। या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अरे सर ये भी जानते हैं। या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले यार ये तो जानते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी कहां से आ गया ये बताओ। मैंने कहा इसको उठाओ तुम। बोले ठीक है उठा लिया सर, लेकिन बताओ तो सही। मैंने कहा सुनो तो सही। बोले ठीक है सुन रहे हैं बोलो आप। मैंने कहा 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं, क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। बोले हाँ लिख दो। मैंने कहा फिर ये 2 को इधर से हटा के इधर डिवाइड कर दूं। बोले हाँ कर दो।
मैंने कहा थीटा की जगह आपका क्या आ चुका है, ओमेगा टी। बोले हाँ, तो बस यहां पर भी थीटा की जगह ओमेगा टी टिका दो। बोले ठीक है, आ गया समझ में। मैं कहा बढ़िया, आ गया। तो अब हम यहां पर ये वैल्यू रख दी, और इसके बाद जब आप इंटीग्रेट करने बैठोगे तो देखिए क्या क्या आपको मिलता है। भाई ये t/4, तो आपके पास ये 4 जो है वो फोर्थ टर्म है, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। 2 और t जो है वो थर्ड और सेकंड टर्म है, तो ये आ जाएंगी। और अंदर आपके पास 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, सॉरी यहाँ पे एक dt भी है, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और साथ ही साथ cos का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा अपने पास प्लस का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। भाई साहब ये हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट लग जाएगी 0 से t/4। क्लियर? अरे हाँ हाँ क्लियर, आगे बढ़ो यार, आप बहुत पकाते हो सर, आप बड़े पकाते हो। तो मैंने कहा यार 2/t आ गया, बोले यहां तक कोई तकलीफ, बोले नहीं तकलीफ, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे t/4 रख दिया, कोई तकलीफ, बोले नहीं, आगे बढ़ो। यहाँ पे फिर t/4 रखूंगा, बोले हाँ रखते हैं, चलो इधर देखते हैं क्या है। ओमेगा और t की जगह रखूंगा t/4। अगर याद हो तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई के इक्वल होता है, तो 2 पाई लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई, नीचे है 4, तो ये आ जाएगा टोटल पाई, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 0। साइन पाई इज 0। एक बार डाली अपर लिमिट, t की वैल्यू t/4 डालने पर पाई आ जाएगा, तो 0 आ जा रहा है यहां। और एक बार डालूंगा लोअर लिमिट, तो t की जगह 0 डाला, और यहां भी इसकी जगह 0 डाला, और लाइफ झिंगा लाला। कैसे झिंगा लाला? झिंगा लाला ऐसे कि सब 0 हो गए। क्या दिख रहा है यहाँ पे, t से t कटा, बस ये t/4 इस पूरे मामले में t/4 बचेगा, और t से t उड़ा, 2 से 4 गया, तो ये आ गया 1/2। ये लोग रट लेना अब ये बात, 1/2। तो इसलिए मैंने कहा इसके एवरेज वैल्यू सीधे 1/2। काम खत्म, पैसा हजम। और आओ आते हैं अब हम हमारे पहले टॉपिक के। आज के कितना टाइम खा गया भाई मैं? पूरे 11 मिनट, बड़ी नाइंसाफी। SHM इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा आइडिया दे दो, होता क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती थी। बोले बस? मैंने कहा हाँ जी बस। सर्कुलर मोशन तो दिख रहा है, ये पार्टिकल भी दिख रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। ये ओमेगा क्या है सर? मैंने कहा यार ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। इधर लिख देते हैं, ओमेगा का है भाई, ओमेगा का, चल जा यार, ऐसे ऐसे तकलीफ मत दिया। हाँ हाँ अब देखो चाहता क्या है भाई, क्या चाहता है? ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? क्या है ये? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अब हम यहां तक तो बात कर चुके। अब सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो यार ये पार्टिकल था t=0 पे। बोला ठीक है सर, t=0 पे पार्टिकल यहां था, ओमेगा से घूमा, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो किसी टाइम टी पे वो इतना घूम जाएगा ओमेगा टी। बोलो हाँ, नहीं बोल रहे सर? क्यों? मत बोलो यार, मत बोलो। ठीक है सर, बोल देते हैं हाँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लिया जाए एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है ले लेते हैं सर, ये रहा पार्टिकल। मैंने कहा हाँ ये रहा पार्टिकल, तो ये आया इसका यहां पे प्रोजेक्शन, ये आएगा वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, या शैडो ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऐसी तो लेते हो वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइट की रेज डालोगे तो शैडो ऐसा बनेगी। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है लाइट रेज डालोगे तो शैडो ऐसे बनेगी। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल डालो, और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल डालो।
इंडिविजुअल शैडोज बन जाएंगी, इन्हीं को कहते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, या अब यहां आपसे मैं कहूं तो तुम कहोगे सर ऐसे तो इसके कोऑर्डिनेट को आप कह दो कुछ एक्स वाई, मैंने कहा कह देता हूं, इसके रेडियस को कह देते हैं कुछ ए। बोले सर किस खुशी में रेडियस को ए कब से कहने लग गए, रेडियस को तो आर बोलो, आर फॉर रेडियस होता है, ए फॉर थोड़ी ना रेडियस होता है। मैं कहा ठीक है यार ए ले लेते हैं ना एक बार। बोला ठीक है आप कह रहे हो तो, है ना, ए ले लिया, इसको फर्क क्या पड़ता है यार, सिंबल ही तो है, आर लेना है तो आर ले लो। तो जरा बताइए, बोले क्या, मैंने कहा यार ये ट्राइंगल, इसको नाम देते हैं ओ, ये अपना पार्टिकल हो गया पी, पॉइंट को क्यू बोल देता हूं, इसको मैं आर बोल देता हूं। बताओ ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बोले हाँ यार राइट एंगल ट्राइंगल है सर जी। मैंने कहा यार ये बेस है क्या? बोले हाँ ये बेस है। ये हाइपोटेनियस है क्या? बोले हाँ। ये एंगल है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। ठीक है सर, विक्स का ऐड करने वाले हो क्या थोड़ी देर है? तो बेस कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा ए कॉस थीटा। हाँ भाई हाँ आ जाएगा। बोले आ तो जाना। क्या मैं ये बोल दूं कि बेस इज ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर दैट इज दिस प्रोजेक्शन विच इज एक्चुअली व्हाट इट इज ए साइन थीटा? हाँ बोल दो यार, क्या बच्चों जैसी बातों के लिए हाँ और ना पूछ रहे हो? दिख ही रहा है ये तो मैंने कहा दिख रहा है तो अब सुनो। तो अगर मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस, मैंने कहा जरा देखना यार क्या है प्रोजेक्शन। बोले सर ये आ रहा है ए साइन थीटा। मैंने कहा थीटा की वैल्यू क्या है? बोले थीटा ओमेगा टी है। मैंने कहा क्या जानी पहचानी दिख रही है? क्या जानते हो क्या इसको? मिले हो कभी? मुलाकात हुई है? बोले हाँ हाँ इसको तो जानते हैं, बेस्ट फ्रेंड एसएचएम की इक्वेशन है ये तो भाई यहां पे ये दिख रहा है कि वाई प्रोजेक्शन जो आ रहा है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो आ रहा है, पार्टिकल्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, मतलब इस पार्टिकल की शैडो जो होगी ना वो एसएचएम कर रही होगी, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये हो गई मीन पोजीशन। जैसे ही वो चलते चलते यहां आ जाएगा तो अपने एक्सट्रीम पे आएगा। देखो पार्टिकल अभी यहां है तो शैडो इधर है, पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है शैडो भी ऊपर जा रही है, पार्टिकल यहां पहुंचा शैडो यहां आ गई, पार्टिकल इधर आया शैडो इधर आई। आप सोचो एक दीवार लगा रखी है आपने इधर, उस दीवार पे इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो शैडो बस ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी। ये पार्टिकल तो ऐसा घूम रहा है लेकिन शैडो ऐसे मूव करती हुई दिखेगी। और इक्वेशन इस टाइप के, तो क्या एसएचएम हुई कि नहीं? अरे बिल्कुल हुई यार, इसमें कितना क्या सोचना। बिल्कुल यस इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बिल्कुल आप मिठाई बांट सकते हैं अपने गली मोहल्ले में, आपको ये चीज पता लग गई है। ठीक है, बोले सर पकाओ मत पढ़ाओ। ठीक है ना, पढ़ाओ सर पढ़ाओ। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बोले हाँ यहां तक तो आ रही है। तो x के बारे में भी बात कर ले, चलो कर लेते, x के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो x के बारे में हम क्या कहेंगे? सिमिलरली आपका x जो आपको मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है? cos ओमेगा टी। बोले सर आपने ही बताया था ये भी एसएचएम, साइन और कॉस उससे क्या फर्क पड़ता है? एसएचएम है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल एसएचएम तो है, लेकिन क्या आपको याद है ये कौन सा एसएचएम था जो मीन पोजीशन से जाता था पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ? बोलो हाँ। बोले हाँ सर। और ये? बोले सर ये जो है ना, यार क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है रूम में स्टैंडिंग वेव बन रही है। मैं बोल रहा हूं ना तो मेरे को ऐसा कू कू की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है या कुछ और की आवाज आ रही है भाई, गूंजती है ना आवाज। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ ये मेरी आवाज ही गूंज रही है, स्टैंडिंग वेव टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है रूम के अंदर, लग रहा है। ठीक है, मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है मेरे बोलने से, दोनों दीवारों के बीच स्टैंडिंग वेव। आपको नहीं सुन रही होगी, वो माइक दे नहीं रहा होगा उसको। ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि सिमिलरली एक्स वाला कोऑर्डिनेट मतलब पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो कर रहा है ए कॉस ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी यहां पर अगर ये इक्वेशन आ रही है तो ये कौन सी थी जो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलता था? बोले सर बात लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही है, कैसे पॉजिटिव एक्सट्रीम और कैसे मीन पोजीशन? मैंने कहा तुम थोड़ा देखो यहाँ पे पार्टिकल को, क्या मैंने यहां से चलाया था क्या? बोले हाँ जी सर आपने यहीं से चलाया था टी इक्वल्स टू 0 पे। तो मैंने कहा यार इसका जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आया था वो किधर आया था? बोले सर यहां आया था, और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो ये ऊपर गया था।
तो क्या वाई एक्सेस वाला प्रोजेक्शन, धीरे धीरे बोलता हूं, यहां था ना ये, बोले हाँ। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन यहां आएगा उस वक्त, बोले हाँ। ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया, हाँ। तो क्या ये अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बोले हाँ। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना उसको, हाँ जी सर। सर लेकिन एक्स एक्सिस, तो मैंने कहा यार एक्स एक्सिस पे जरा बताओ शेडो कहां बन रहा होगा, जब पार्टिकल यहां है तो शेडो भी यही है। पार्टिकल जैसे ऊपर गया तो शेडो यहां आ गया, मतलब शेडो यहां से यहां आया, पार्टिकल और आगे गया शेडो इधर आ गया, पार्टिकल और इधर गया शेडो इधर, पार्टिकल यहां शेडो इधर, पार्टिकल यहां शेडो इधर, पार्टिकल यहां शेडो इधर। पार्टिकल जैसे घूम के यहां आया, शेडो एक्स एक्सिस पे इधर से इधर चले गया, फिर पार्टिकल घूम के इधर से इधर आया तो शेडो इधर से इधर चले गया। ऐसा जा रहा है, आई क्या बात समझ में? तो ये ऐसे जा रहा है, तो कहां से स्टार्ट हुआ, क्या t इक्वल टू 0 पे शेडो जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नहीं है क्या मेरे भाई? मेरे भाई है ना, तो इसलिए अपने पास इक्वेशन इस टाइप की आ रही है, तो बस काम खत्म। लेकिन इसका यूज क्या है यार? यूज तो देखो ऐसे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, बोले ये के बिना काम ही कौन चालती है यहाँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को जो है फीलिंग आ जाती है कि अच्छा अच्छा, जो कहते थे ना ओमेगा, यार ये एंगुलर वेलोसिटी की सी फील दे रहा है इस इक्वेशन में, जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअली आप कह सकते हो कि हाँ जी ये एंगुलर वेलोसिटी ही है उस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसके शेडो जो है वो एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है सर, फिर भी कोई ना कोई तो इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि मैं तो इसको इस्तेमाल ज्यादातर ऐसा करता नहीं, लेकिन बच्चों के लिए पहले टाइम निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एक एग्जाम्पल है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहा था मुझे ना, तो टाइम को फाइंड करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है इस मतलब इस केस को यूज या इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट बोलना ज्यादा बेटर है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप टाइम निकाल सकते हो। नहीं 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 सर, बात नहीं समझ पा रहे, टाइम कैसे निकाल, टाइम तो हमको वैसे ही पता है, टाइम पीरियड की तो बात कर रहे हो आप। ना ना ना, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा मैं, फिर कौन सा टाइम की बात कर रहे हो? कोई सा भी टाइम, तो कोई सा भी टाइम क्या? मैंने कहा जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई एक पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, ठीक है, अभी चलो इसको वाई से समझा देते, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि चलो मैं समझा, चलो यार एक्स से ही समझा देते फालतू। मेरे ठीक है, अब तुम्हें मान लो यहां पे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल फ्रॉम पहला x इज इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू a बाई 2, दूसरा x इज इक्वल्स टू a टू x, चलो x इक्वल्स टू 0, दूसरा x इज इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स a बाय रूट 2, तीसरा x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू a बाय 2, चौथा कुछ और ले लें अभी, क्या लें, 0 टू x इज इक्वल्स टू a बाय 2, सॉरी। मतलब पार्टिकल जब एचएचएम कर रहा है तो ए से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, ए से a बाई रूट 2 आने में कितना टाइम लगेगा, ए से a बाई 2 आने में कितना टाइम लगेगा, 0 से a बाई 2 जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब निकालना है आपको ना। कैलकुलेट द मिनिमम टाइम इंटरवल आपको निकालना है। अब आ जाओ साहब, हालांकि ये मैं चुटकियों में निकाल देता हूं बिना सर्कल के, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए सर्कल से इसको सॉल्व कर देते। ध्यान से सुनना, आप देखो कहानी एकदम बच्चों वाली है, सर हम भी कोई बूढ़े नहीं हुए आपकी जैसे, बच्चे ही हैं अभी, है ना। सुनो अब क्या कहा जा रहा है, x इज इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू 0। बोले सर ये तो हम वैसे निकालेंगे, t बाय 4 है। मैं कहा कैसे? बोले तो पता ही है हमको t बाय 4, आपने बताया था ये तो कि 0 से एक्सट्रीम जाने में t बाय 4 टाइम लगता है ना। चलो तो एक बार निकाल के देखते हैं इधर से भी t बाय 4 कैसे निकल रहा है। देखो मैंने कहा पार्टिकल x इक्वल्स टू कहां है, a पर, मतलब
पार्टिकल अभी यहाँ है तो उसका शेडो यहां बन रहा है। और x इक्वल्स टू 0 पे जब वो आएगा शेडो, तो कब आएगा? जब पार्टिकल घूम जाएगा कुछ इतना, कितना घूम जाएगा? 90। जैसे ही पार्टिकल घूम के यहां से यहां आया तो शेडो यहां से यहां आई। बोलो हाँ के ना? बोले ना 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 नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ एक बार। ऊपर से चले गया सर, ऊपर से, है ना, मैं पानी पीने चले गया था सर, ठीक है, या कुछ आवाज आ गई थी सर, सुन नहीं पाया मैं, एक बार दोबारा समझ। मैं कहा पार्टिकल यहां है, बोले हाँ। शेडो उसकी यहीं बनेगी, हाँ। तो पार्टिकल की शेडो, एक्स एक्सिस वाली शेडो यहां कब आएगी? बोले यहां। बोले सर पार्टिकल जब घूम के यहां आ जाएगा तो शेडो यहां आ जाएगी। भाई लाइट ऐसे ऊपर से गिर रही है, जैसे अभी पार्टिकल यहाँ है तो शेडो यहाँ आएगी, 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 घूम के जैसे यहाँ आ जाएगा शेडो यहाँ आ जाएगी। बोले हाँ 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 अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब पानी पीने मत जाना भाई, ठीक है। अब यहां से वो π/2 अगर घूमा तो तुम्हें यही तो पता है कि ये पार्टिकल कितने से घूम रहा है? ये पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा से, और कितना घूम गया? π/2। तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि कितना टाइम लगता है तो बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम आप क्या बोलोगे? टाइम इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2 अपॉन ओमेगा, तो 2π/t, पाई से पाई कटा, देखो ये आ गया t/4। बोलो आई क्या बात समझ में? बोले सर ये तो डायरेक्ट भी तो अरे निकल रहा था डायरेक्ट, मुझे भी पता है, लेकिन बात समझ में आई ना इस तरीके से? अच्छा तो सर पूरे टाइम पीरियड के लिए करके बताना। तो मैंने कहा पूरे में कितना घूम जाएगा? बोले 2π। टाइम कितना लगेगा? 2π/ω। बोले हाँ हाँ ये तो टाइम पीरियड ही होता है। आई क्या? बोले हाँ आ गई। तो लिख दूं इधर टाइम कितना लगेगा? t/4। बोले सर वो तो डायरेक्ट भी पता था यार, पूरा चक्कर खाने में अगर t टाइम लगता है तो 1/4 खाने में 1/4। तो ऐसे ही फिर देखो, एक्सट्रीम से मीन आने में, फिर यहां से यहां आएगा तो मीन से वापस एक्सट्रीम जाने में, फिर एक्सट्रीम से मीन आने में, फिर मीन से एक्सट्रीम जाने में t/4 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 t/4, 4 बार t/4 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 t/4। तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। बोले हो आ गई, ये तो कुछ है ही नहीं। बोले तो आगे की बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल सर, आगे की बात थी तो करनी है, तो हमें वैसे भी पता था। सेकंड बताओ आप, तो सेकंड। मैंने कहा आप सोचो ध्यान से। बोले हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं। x इक्वल्स टू ए पे पार्टिकल है तो क्या वो यहां बैठा? बोले हाँ बैठा है। a/√2 पे कब होगा? बोले a/√2 पे? तो सर a/√2 पे तो तब होगा जब ये वाला एंगल है ना 45 डिग्री आएगा, तभी तो ये a/√2 आएगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि शैडो जब यहां से यहां आई उस दौरान ये पार्टिकल इधर से इधर चले गया? पार्टिकल को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा, शैडो को यहां से यहां आने में उतना टाइम लगा। तो पार्टिकल का टाइम निकाल लो, शैडो का भी टाइम निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ। पार्टिकल कितना चला? बोले मैंने कहा π/4 चला, बस काम खत्म। तो एंगल π/4 बाय ओमेगा जैसे डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा t/8। बोले नहीं 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 समझ नहीं आया, समझ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड वाला लिख देते हैं यहां, π/4 घुमा, इसमें कोई दिक्कत? बोले ना। ओमेगा में कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा की वैल्यू डाल दूं? बोले हाँ वो तो डालो गई। कितनी? बोले 2π/t। पाई से पाई उड़ा दूं? बोले हाँ उड़ा दो। t फोर्थ टर्म में ऊपर ले जाऊं? ले जाओ। 4 और 2 सेकंड थर्ड टर्म में, इनको मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो। t/8 आ गया, आ गया। खुश हो गए? बोले नहीं तो नहीं हुए हम, लेकिन समझ में जरूर आ गया, ठीक है। अच्छा सर लेकिन आप तो कह रहे थे ना चुटकी में डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं, तो कैसे? अरे मैंने कहा यार देखो ये फालतू की बातें हैं सब तरीके से। तुम्हें पता है इधर का फेस कितना है? बोले 0। इधर का कितना है? π/2। तो बताओ a/√2 पे फेस कितना होगा? बोले 45 होगा क्या? बोले हाँ। तो बताओ a/√2 से a जाने में इतना टाइम लगेगा, a से a/√2 आने में भी उतना ही टाइम लगेगा क्या? बोले हाँ। तो बताओ a/√2 से, अच्छा क्या कैसे पता लगा सर 45 होगा? मैं कहा भाई a sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जब 1/√2 आएगी तभी तो a/√2 आएगा, भूल गए क्या? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2, तभी तो x की वैल्यू a/√2 आएगी। तो थीटा कितना होगा? 45 ही तो होगा।
तो 45 से 90 हुआ। यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, तो उस दौरान फेज कितना बदला, 45 से 90। 45 से 90 हुआ तो कितना चेंज आया फेज में सर, 45। तो तुम्हें बताया था ना थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, बोले हाँ, तो लिख दो बस, पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, वहां से यही निकलेगा। बोले ऐसी बात, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी बात। बोले अगर ऐसी बात है तो है ना, फिर ये बिना इसके है ना ये सेकंड वाला करके बताओ। बता देंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम खुद बताओ मुझे ए बाई टू कब आता है। बोले ए बाई टू साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है सर, 30 डिग्री पे आती है। मैं कहा पक्की बात है ना 30 डिग्री पे आती है। बोले हाँ सर साइन 30 हाफ होता है, तो बस चिपका दो यहाँ पे कितना 30 30 मतलब, बोले पाई बाई 6। पक्की, बोले हाँ सर पक्की एकदम। मैं कहा 30 से 90 गया। बोले सर लेकिन यहां तो 90 इधर से इधर आ रहा है, आप उल्टा क्यों जा रहे हो। मैंने कहा यार इधर से इधर जाने में जो टाइम लगेगा इधर से इधर आने में भी वही टाइम लगेगा, तो क्यों टेंशन लेते हो है। बताओ अभी एंगल कितना है, बोले 30 है, वहां पहुंचते ही कितना हो जाएगा 90। कितने का चेंज आया, बोले 60 का। 60 को रेडियन में लिखो, 60 को रेडियन में लिखे पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा जो है 2 पाई बाय टी। पाई से पाई उड़ाओ, है ना, कोई पाई 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 कमाता है, हम पाई पाई उड़ाते हैं, ठीक है। टी बाय 6, ये मजाक की बात नहीं है, मतलब मजाक मतलब थोड़ा मजाक नहीं, मजाक में ही बोला मैंने, सॉरी। असलियत में भी तुम पाई पाई जोड़ नहीं, उड़ाना मत, है ना। पाई पाई अगर उड़ानी है तो इधर उड़ा लेना, असल में ये पाई मत उड़ाना, ठीक है। कहते ना पाई पाई जोड़ के, जोक समझ में पता नहीं आया होगा कि नहीं आया। बोले आज बहुत पका रहे हो सर, कोई बात नहीं। टी बाई 6 आया क्या, बोले दोबारा से बता दो एक बार, आपके पाई पाई वाले जोक में है ना हम इधर उधर हो गए। कोई बात नहीं। ए बाई 2 मतलब, बोले 30 से 90 गए, कितना चेंज आया, बोले 30 से 90 60। 60 मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई के आ गया। बोले आ गया, ठीक। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इधर जो टाइम लगेगा वो लगेगा कितना, टी बाय 6। अब बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम यही बात है। मतलब ए बाय 2 से इधर जाने में टी बाय 6। अच्छा सर एक चीज, यहां से यहां जाने में टी बाय 4। तो सर गलत आंसर नहीं निकाल दिया क्या। मैंने कहा क्यों भाई। बोले सर देखो 0 से ए जाने में अगर टी बाय 4 था, 0 से ए बाय 2 जाने में तो उसका आधा आना चाहिए था ना। मैंने कहा भाई ये क्या सेम स्पीड से चल रहा है क्या। बोले सर सेम स्पीड से तो नहीं चल रहा है, स्पीड तो वैरी हो रही है, यहां फास्ट है, आगे जाते हुए स्लो चल रहा है। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है, देखो ए बाय 2 से ए जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी बाय 6। और ऐसे ही जब तुम 0 से ए बाय 2 की बात करोगे ना तो वो टी बाय 12 आ जाएगा। मतलब 0 से ए बाय 2 टी बाय 12, कम टाइम में वो पहला ए बाय 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ले रहा है। अगले ए बाय 2 यूनिट्स को चलने में उसने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, इसका जस्ट डबल। सुनो एक बार फिर से आराम से, 0 से ए बाय 2 निकालोगे ना तो टी बाय 12 आएगा। कैसे वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। 0 से ए बाय 2 निकालोगे कितना आएगा, टी बाय 12। ए बाय 2 से ए निकालोगे आएगा टी बाय 6। इधर भी ए बाय 2 चला, इधर भी ए बाय 2 चला, लेकिन इधर टाइम कम लगाया, इधर टाइम ज्यादा लगाया। क्यों, कि भैया स्पीड स्लो होती जा रही है, तो यहाँ तेज चल रहा है इसलिए कम टाइम में कवर कर लिया, वहां फास्ट चल रहा है, सॉरी यहाँ स्लो चल रहा है इसलिए ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका टी बाय 6 और टी बाय 12 निकल जाएगा। बोले सर ये कैसे निकालते, मैंने कहा यार ये भी सिंपल है ना, तुम खुद बताओ। बोले क्या बताएं, मैंने कहा याद करो। बोले क्या, 0 से ए बाय 2 मतलब, बोले 0 से ए बाय 2 मतलब ये 0 डिग्री और ये कितना अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। ए बाय 2 कब आएगा, 30 डिग्री पे। तो 0 से 30 गए, कितना चेंज आया, बोले 30 का ही आया। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, कटा कटा देखो टी बाय 12 आ गया। बोलो आई क्या बात समझ में, ये रट ही लेना भाई, ये बड़ा काम में आता है। 0 से ए बाय 2 है ना, टी बाय 12 लग रहा है टाइम। और ये भी रिलेशन याद रखना, 0 से ए बाय 2 टी बाय 12 टाइम लग रहा है, और ए बाय 2 से ए इस टाइम का जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल है ये टी बाय 12 का ट्वाइस, ठीक है। बोले सर इस पे आओ अब। मैं कहा ठीक है यार इस पे भी आ जाते हैं। बोले सर है ना इधर तो देखो आपने पाई बाय 4 वाला समझाया है, ठीक तो है ना, आप तीसरे और चौथे के लिए ना डायग्राम अलग बनाओ। आपने ना सॉल्यूशन एक भी नहीं लिखा, बस आंसर लिख दिया और मिटा दिया। मैंने कहा ठीक है तीसरे और चौथे के लिए मैं डायग्राम अलग अलग बना देता हूँ।
खुश, खुश, एकदम खुश। बोले हाँ सर खुश हो गए हम, खुश। तो सुनो अब, मैंने कहा भैया एक सर्कल ये बना लेते हैं और एक सर्कल ये बना लेते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही थी? तीसरे वाले में। सर तीसरे वाले में अब ऐसा मत बोलना सर पहले के दो के भी बनाओ यार, वो तुम खुद से कर लेना ना। समझ, देखो समझदार को इशारा काफी होता है, ठीक है। तो कहाँ की बात कर रहे थे हम? तीसरे में कह रहा है ए से a/2। तुम बोला क्यों निकाल रहे हो सर? निकाल तो लिया। मैंने कहा सर्कल वाले मेथड से निकालते हैं ना। तो a से a/2, तो बताओ a/2 कब आएगा? बोले मतलब ये वाला a/2? मैंने कहा हाँ हाँ इसी का a/2, ये डिस्टेंस a/2। बोले सर ये तो तब आएगा जब ये एंगल 60 होगा, कि a cos 60 इज हाफ। इधर cos कंपोनेंट आ रहा है ना सर जी, तो पक्की बात 60 है ना? हाँ हाँ, तो मतलब यहां जब ये 60 चल जाएगा तो ये डिस्टेंस a/2 आ जाएगी। बोले हाँ सर और तो कैसे बोलूं, यही तो है। तो मैंने कहा बताओ कितना घुमा? बोले सर 60 घुमा तो है। तो मैंने कहा इसको 60 को मैं लिख दूं π/3। बोले लिख दो। एंड थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख दूं, तो वही बात आ रही है ना घूम फिर के, वही तो चीज लगा रहे हो। बस यहाँ सर्कल से देख के तुम्हें पता लग रहा है, वहां तुम डायरेक्ट ही फेज रट के बैठे हो। π/t कटा कटा, आ गया क्या t/6? बोले हाउ आ गया, t/6 आ गया। आई क्या बात समझ में? बोले उससे उसके बाद क्या था सर? बोले x इक्वल्स टू 0 से a/2। अच्छा 0 से a/2, ठीक है ठीक है, 0 से a/2। तो 0 से a/2 आपको समझ में आई गया होगा भाई, इधर ये a/2 है और 0 पे कब आएगा वो? इधर से इधर। तो सर a/2 से 0 का निकाल लेता हूं, 0 से a/2 का भी पता लग जाएगा। बोले सर पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचेगा ना, देखा हाँ। बोले इधर कितना एंगल बन रहा था? 60। हाँ सर बन रहा था। पार्टिकल अभी यहां से यहां पहुंचेगा, देखो इधर से इधर, मतलब कितना एंगल घूमेगा? 30 डिग्री। पार्टिकल जैसे यहां से यहां जाएगा तो ये a/2 से मीन पे आएगा, a/2 से मीन पे। a/2 से मीन या मीन से a/2 एक ही बात है। बस अब यहां से देख लो कितना घुमा। बोले सर जी ये घुमा अपने पास π/6। लिख दो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो π/6 इज इक्वल्स टू 2π/t इंटू कटा कटा, तो ये आ गया t/12। उम्मीद करता हूं अब टाइम फाइम तुम आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। और ये भी तुम्हें देख के समझ ही आ रहा होगा कि a/2 से 0 आने में जो टाइम लगाएगा, फिर 0 से -a/2 जाने में भी उतना ही टाइम लगाएगा, क्योंकि वो 30 ही घूमेगा, है ना। बाकी सब कुछ यहां से तुम फिर बता सकते हो, ठीक है। तो अब हमने काफी कुछ जो है एसएचएम के बारे में जानकारी हासिल कर ली है कि भैया क्या उसकी फोर्स की इक्वेशन होनी चाहिए, क्या एक्सेलरेशन की इक्वेशन होनी चाहिए, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाकी सब अट्टम सट्टम जो भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि भाई रियल लाइफ केसेस में हमको कहाँ एसएचएम देखने को मिल सकता है। तो हमको वहां वहां एसएचएम देखने को मिलेगा जहां जहां फोर्स -kx टाइप का होगा। जैसा कि पहला है अपना स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर बात की जाए तो मान लो कि ये अपने पास एक स्प्रिंग दी गई है जिसका एक एंड फिक्स्ड है रिजिड वॉल से और दूसरे एंड पे हमने लगा रखा है एक ब्लॉक। ये अभी है अपने नेचुरल लेंथ। तो हमको ये पता करना है क्या ये पार्टिकल एसएचएम, सॉरी ये ब्लॉक जो है वो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। सबसे बाद एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। तो भैया यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ना के बराबर होगा, है ना, फ्रिक्शन यहाँ होगा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे कहा, जस्ट एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा रुकना। अरे हाँ जी। तो अभी ठीक।
तो स्प्रिंग मास सिस्टम हमने देखा, अब हम देख रहे हैं क्या यार, देखते हैं यहाँ पे एसएचएम हो पाता है कि नहीं। तो तरीका क्या रहेगा ये ध्यान रखना। तरीका ये रहेगा कि आप हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे। वैसे मैं आगे भी बात करूंगा इसके थोड़ी देर बाद, है ना, यही चीजों पे हम बात करेंगे, आज मेन यही पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना, हम ढूंढेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम करेंगे उसको डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस करने के बाद यदि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, साथ ही साथ रीस्टोरिंग टाइप का आ जाता है। सर ये रीस्टोरिंग क्या होता है? रीस्टोरिंग मतलब यार जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट फोर्स लगे। राइट में डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट में, लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो राइट में, ऊपर डिस्प्लेस किया तो नीचे, नीचे डिस्प्लेस किया तो ऊपर, आगे डिस्प्लेस किया तो फोर्स पीछे, और पीछे डिस्प्लेस किया तो फोर्स आगे। जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट फोर्स आपको लगता हुआ मिलना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आपका काम हो जाएगा। आप बोलेंगे कि जी हाँ ये बिल्कुल एसएचएम है। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए होंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस में यदि इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इस ब्लॉक को यदि मैं डिस्प्लेस करता हूं, स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ जाएगा नो डाउट, एंड लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन विच इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन। भैया ये इक्विलिब्रियम ही तो है, अभी इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, नेट फोर्स इज 0। तो यहां पर कितना फोर्स लगा रही होगी ये स्प्रिंग? तुम बोलोगे सर लगा रही है kx। बोले सर माइनस लगाओ। मैंने कहा मैं नहीं लगा रहा माइनस। बोले क्यों नहीं लगा रहे माइनस? मैंने कहा यार मैं नहीं लगा रहा बस, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। सर फिर तो एसएचएम होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा यार वो माइनस बस ये दिखा रहा है कि एक्स के अपोजिट फोर्स लगता है। तुमने राइट में डिस्प्लेस किया तो फोर्स दिखा दिया ना मैंने इधर? बोले हाँ दिखा तो दिया। और तुम जानते हो कि अगर मैं इसको इधर लेके जाता तो फोर्स इधर लगता, उतना ही लगता kx। बोले हाँ। तो बताओ क्या ये एसएचएम करेगा क्या? बोले नहीं नहीं सर माइनस लगाओ, नहीं हम नाराज हो जाएंगे। मैं कहा भाई टीचर तक नाराज नहीं होगा, अगर रिटर्न पेपर होगा ना आईआईटी में, मान लो तुम्हारा रिटर्न पेपर हो जाए। बोले आईआईटी में रिटर्न पेपर? हाँ किसी जमाने में हुआ करते थे भाई। वहां भी तुम अगर kx लिख दोगे माइनस की जगह तो भी नंबर नहीं कटेंगे, कि तुम फोर्स लिख रहे हो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम लिख रहे हो, माइनस तो वहां पे दिखाता था कि वो रिस्टोरिंग है, तुम वो यहां दिखा ही चुके हो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू kx, एंड इसको आपने वही लिखा, और फिर इसको भी आपने फिर बस वही लिख दिया, और वही लिखते ही ओमेगा की वैल्यू बस वही आ गई, और यहां से आपका जो है वही टाइम पीरियड आ गया बस। तो अब कितनी अमेजिंग बात है। बोले हमको तो कुछ नहीं दिख रही अमेजिंग, खुद ही बिना बात माहौल बनाते रहते हो। अमेजिंग बात है, अमेजिंग बात। क्या अमेजिंग है भाई? मैं कहा अमेजिंग देखो ये है टाइम पीरियड। बोले इसमें क्या अमेजिंग है? मैं कहा टाइम पीरियड जो है सिर्फ एम और के पे डिपेंड कर रहा है। बोले तो अबे तो ये सोचो कि अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड करके छोड़ता तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता। सुनना तरीके से, मान लो 1 सेंटीमीटर इसको मैं एक्सपैंड करके और छोड़ता तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता, मतलब यहां से ऐसे और ऐसे आने में जो टाइम लगता वो कितना होता? इतना होता। बोले हाँ। अब मैंने कहा मेरे भाई, ओ मेरे भाई, हाँ लगा 1 सेंटीमीटर की जगह अगर 1 मीटर ले जाऊं तो? बोले 1 मीटर ले जाओगे तो ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा। अगर टाइम पीरियड पे कोई असर पड़ेगा क्या? बोले सर फॉर्मूले में ए का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं। जब नामो निशान ही नहीं है तो टाइम पीरियड ए पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के इसको एसएचएम करवाओ, या 1 मीटर डिस्प्लेस करवा के एसएचएम करवाओ, मतलब जब तक इस दीवार से नहीं बढ़ता है तो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना ही कराओ तुम, चाहे 1 सेंटीमीटर से छोड़ो, 2 से छोड़ो, 3 से छोड़ो, 4 से छोड़ो, टाइम हमेशा उतना ही लगाएगा। है ना अमेजिंग बात? 1 सेंटीमीटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा तो भी उतना ही टाइम एक ऑसिलेशन में। 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा तो भी उतना ही टाइम। 3 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा तो भी उतना ही टाइम। अब कई जने बोलेंगे वो अंग्रेज। मैंने कहा हाँ भाई बोलो। बोले सर जब 1 से इसको रेस्ट से छोड़ा तो यहां से यहां आया, ठीक है हमने मान लिया कुछ टाइम लगा इसको, ये 1 सेंटीमीटर हम कह रहे हैं। यहां से जब इसको छोड़ा तब ये 0 पे था क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, इधर से इधर आने में टाइम मान लो इसकी वैल्यू 2 सेकंड आ जाती है। फिर सर जब हमने यहां से छोड़ा, सर एक चीज बताओ, ये इतना एक्स्ट्रा चल रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम लग क्यों नहीं रहा है? अरे मेरे भाई एक्स्ट्रा चल तो रहा है, लेकिन ये भी तो समझो कि जब तुम ज्यादा उसको एक्सपैंड कर देते हो तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है।
मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा। तो जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, जस्ट एक बात बता रहा हूं, मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा 1 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड वाले केस में, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 1 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा। इस वाले केस में 2 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, इस वाले केस में 3 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा। तो ए बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ रही है मेरे भाइयों, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो तो और तेजी से चल रहा है वो, इस वजह से डिस्टेंस बढ़ गई तो उतने ही तेजी से भी वो चल रहा है, इसलिए टाइम जो है वो बदल नहीं रहा है। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा बात हजम हुई होगी, ठीक है, क्लियर? तो सुनो फिर आगे। बोले हाँ ये तो क्लियर ही है। यहां पर ये ध्यान रखना 2π√m/k रहेगा। और एक और चीज बताऊं, अब चाहे इस स्प्रिंग को चाहे तुम वर्टिकल लटका दो, चाहे तुम इंक्लाइन प्लेन पे लटका दो, टाइम पीरियड यही रहेगा। बोले क्यों? बोले कल ही बताया था तुम्हें, F इज इक्वल्स टू माइनस KX अगर SHM करता है तो F इज इक्वल्स टू माइनस KX प्लस C भी SHM करता है। तो जब आप इसको वर्टिकल हैंग करवा दोगे तो KX के अलावा एक mg भी आ जाएगा जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। उससे क्या होगा? उससे ओनली देयर इज अ चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है, उसमें नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगी, लेकिन SHM वो जरूर करेगा। फिर भी चलो मैं उसको समझा दूंगा, ये बात मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गई होगी। चलो उसको मैं क्विकली एक बार है ना एक समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम आगे की बात कर लेंगे, ठीक है? नहीं हो सकता यार कई बच्चे बोले यार क्या हवा हवा में पढ़ाए जा रहा है। तो सुनो आप देखो, मैं जो कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि अगर मैंने एक रिजिड वॉल ले ली, उससे जो है एक ये स्प्रिंग अटैच कर दी, और ये अभी क्या है, अभी है नेचुरल लेंथ पे, और यहाँ पे ये ब्लॉक। तो मैंने कहा बताओ क्या ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या? तुम बोलोगे नहीं रह सकता, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी नहीं, mg लगेगा इस पे नीचे की तरफ। तो सर जी यहाँ तो इसका एक्सेलरेशन अगर निकाले बैठोगे तो g आ जाएगा, है ना, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने कहा नहीं है ना इक्विलिब्रियम? बोले नहीं। मैंने कहा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगी? बोले थोड़ी नीचे आएगी। कहा पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात एकदम। मैं कहा चलो इक्विलिब्रियम ढूंढते, आओ ढूंढो। मैंने कहा यहाँ आ गई आपकी इक्विलिब्रियम, मान लो आ गई, ठीक है सर यहाँ आ गई, आपने कहा हमने मान लिया। तो मैंने कहा अभी क्या हो रहा होगा? बोले इक्विलिब्रियम में तो यार सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी ना सर जी, वो mg को बैलेंस कर रही होगी, और इसी हिसाब से आप यहां से कह देंगे कि kx इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू mg, तो kx इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू mg, सो x इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू mg बाय k। इतना नीचे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैं कहा पक्की बात आ जाएगा? बोले हाँ आ जाएगा। फिर आप क्या करें? बोले सर आपने बताया था SHM पता करना है तो इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करो। मैं कहा लो यार तुम बोल रहे हो, ये भी कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम से इसको और फर्दर डिस्प्लेस कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम से इसको और फर्दर डिस्प्लेस किया, इसको मैं अभी कह देता हूं कहने के लिए x डैश, ये चलो x ही कह देते हैं यार। ध्यान से सुनना, स्प्रिंग में इलोंगेशन x नहीं है, पता लगे कहीं तुम स्प्रिंग में इलोंगेशन x समझ लो। स्प्रिंग में इलोंगेशन तो x इक्विलिब्रियम प्लस x है। ये x क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां जो ऊपर फोर्स लगेगा वो लगेगा kx इक्विलिब्रियम प्लस x, और नीचे लगेगा mg। अब इतना तो तुम समझ ही गए होंगे, जब kx इक्विलिब्रियम ही mg को बैलेंस कर दे रहा है तो kx इक्विलिब्रियम प्लस x तो mg से ज्यादा होगा, है कि नहीं? ये वाला फोर्स अकेला mg को बैलेंस कर दे रहा है तो ये तो mg से ज्यादा होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कैसा आएगा? बोले ऊपर आएगा। मैं कहा अगर नेट एक्सेलरेशन ऊपर आएगा तो क्या करें? बोले नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। तो सेकंड लॉ लगा देते हैं न्यूटन का, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स विच इज kx प्लस x इक्विलिब्रियम, ऊपर वाला पॉजिटिव माइनस नीचे वाला नेगेटिव, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अरे हाँ हाँ क्लियर, आगे बोलो। काट दूं क्या kx इक्विलिब्रियम से mg को? बोले किस खुशी में? बोले इस खुशी में, बैलेंस ही तो था यहां पर, इज इक्वल्स टू ma। अब देखो जरा, वो जो मैं बता रहा था ना, मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कई बच्चे बोलने लग जाते हैं नहीं नहीं हमको तो नहीं समझ में आया जो आपने बोला। मैं यही तो बोला था कि भैया इस केस में भी SHM ही करेगा, बस एक एक्स्ट्रा mg आ गया है,
उसकी वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां ना आकर के कहीं और आएगी। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर तो आपका k/m आएगा, टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखो, जब तक स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा ब्लॉक से अटैच्ड है, टाइम पीरियड यही रहेगा, कोई भी केस आ जाए, चाहे वो वर्टिकली हैंग हो, इंक्लाइन प्लेन पे हो कि हॉरिजॉन्टल पे हो। हाँ, एनर्जी आपकी कंजर्व रहनी चाहिए। तो ये कहानी आपकी यहां पे रहेगी। ठीक है, तो अब से एक बात बताता हूं तुमको मैं, इसको है ना मैं एक और तरीके से समझ सकता था। देखो क्या है ना, वैसे तरीका तो आपको ये कहता है, तरीका क्या कहता है कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को निकालिए और उसके बाद डिस्प्लेस कीजिए। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहता हूं वो सुनो, मैं ही नहीं, काफी टीचर्स ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला मैं ही ये मेथड दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैं मान लूंगा कहीं आ रहा होगा इक्विलिब्रियम। अब उस इक्विलिब्रियम के बाद तुमको पता है ना यहां इक्विलिब्रियम है, बोले हाँ कहीं ना कहीं तो आएगा, इतना पता है हमें। तो मान लो यही इक्विलिब्रियम था, बोले सर ये निकालने की जरूरत है क्या? मैं कहा नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा इक्विलिब्रियम है तो फोर्स बैलेंस होंगे क्या? बोले सर इक्विलिब्रियम है मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी, mg जो लग रहा होगा, नेट मिल मिला के सब जीरो हो रहा होगा। मैंने कहा पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। तो अब सुनना मेरी बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं इसको नीचे एक्स्ट्रा एलोंगेशन इसमें लाता हूं तो जो पहले mg लग रहा था वो अभी भी है? बोले हाँ वो अभी भी है। जो पहले x इक्विलिब्रियम लग रहा था वो kx इक्विलिब्रियम अभी भी लग रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा kx आ गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि आप ऐसा देखो ही मत कि kx इक्विलिब्रियम और कुछ, आप तो ऐसा देखो कि ना ही कोई यहां mg है ना ही कोई kx इक्विलिब्रियम है। आप ऐसा सोचो इक्विलिब्रियम से आपने इसको डिस्प्लेस किया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा आपके पास kx, भाड़ में गया वो kx इक्विलिब्रियम, भाड़ में गया वो mg, कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और भाड़ में जा रहे हो। आई क्या बात समझ में? बोले नहीं 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 आई सर समझ, बिल्कुल नहीं आई सर। मैं कहा कट रहे थे क्या? बोले हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कट रहे होंगे, वो पहले एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो अंत तक एक दूसरे को काटते रहेंगे, है कि नहीं भाई? नकटे हैं ये, समझ ही नहीं रहे, काटेंगे ही ये, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो काटेंगे ही, भाड़ में जान दो इनको। जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आई उसको कंसिडर करो। इक्विलिब्रियम था तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करने से क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हुआ, बस उसी को याद रखो और जयराम जी की काम एकदम खत्म, एकदम खत्म। देखना अभी ये चीज आगे तुम्हें बहुत मदद करेगी आगे। ठीक है, अभी एक दो सवाल है, दो सवालों बाद, दो सवालों बाद। हाँ जी, तो आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। हल्का सा सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं। क्या बोल रहा है इस सवाल के अंदर? इसमें कह रहा है भैया ब्लॉक पी ऑफ मास m, अच्छा ठीक है, ये ब्लॉक पी है, मास इसका m है, परफॉर्म्स एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड कैपिटल T। तो एम्पलीट्यूड इसका a दिया हुआ है, टाइम पीरियड इसका कैपिटल T दिया हुआ है। नाउ अनदर आइडेंटिकल ब्लॉक q, जो कि यहां पर है, आइडेंटिकल है, ऑफ सेम मास m, सेम मास m है उसका, इज प्लेस्ड जेंटली, एकदम हल्के से उसको रखा, ऐसा नहीं कि उसको मारा है उसके ऊपर, वो चल रहा था तो उसको ऐसा टिका दिया। कहां टिकाया? इज प्लेस्ड जेंटली ऑन p when p is passing through its mean position। तो p जब अपने मीन पोजीशन से पास कर रहा था उस वक्त इसके ऊपर हल्के से इसको रख दिया। ठीक है, तो फाइंड द न्यू टाइम पीरियड एंड न्यू एम्पलीट्यूड। अच्छा, बोथ स्टिक्स टुगेदर, ये सवाल में दिया गया है, ये मैं ऐड करना भूल गया था तो मैंने इधर लिख दिया है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ये सवाल में दिया है। अब कहानी सुनना क्या हो रहा है। p SHM कर रहा था, बोले हाँ, टाइम पीरियड दिया हुआ है, बोले हाँ वो 2π√m/k आ जाएगा, a दिया हुआ है, बोले हाँ दिया हुआ है। जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा था तब इसके ऊपर हमने इसको टिकाया, और क्या हुआ? क्या मैंने इसे कुछ वेलोसिटी दी? बोले ना ना, जेंटली बोला है तो एकदम ऐसा रखा है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे भाई, कि अभी तो ये कुछ जा रहा था तो ये कितने वेलोसिटी से जा रहा होगा? बोले सर ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा होगा जो कि होगी a ओमेगा। बोले सर कैसे पता लगी मैक्सिमम है? कि मीन पे है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, आ गई बात समझ में। अब सर जी जैसा कि यहां बताया गया है कि दोनों अब साथ चल रहे हैं, सर जी हमें एक है ना फीलिंग आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए क्या फीलिंग आ रही है? तो सर फीलिंग ये आ रही है कि जब ये m जैसे इसके ऊपर रखा तो इसके पास तो कोई वेलोसिटी थी नहीं,
और ये जा रहा था ए ओमेगा से। मैंने कहा बिल्कुल, और जैसे ही रखा तो ये इसके साथ चिपक गया, ये चलने लगा। तो सर जी ऐसा लग रहा है यहां पर कि इस पी ने क्यू को एकदम से एक झटका लगाया होगा इधर, जिसकी वजह से ये इसके साथ चल रहा होगा। तो इसकी वेलोसिटी जीरो से एकदम नॉन जीरो हो गई इस डायरेक्शन में। तो इस पे एक फोर्स लगा होगा इधर। मैंने कहा बिल्कुल लगा होगा, और वो इंपल्सिव होगा भाई साहब, कि एक झटके से वेलोसिटी बढ़ गई है। और बोले सर अगर ऐसा है तो इसके ऊपर अगर इधर फोर्स लगाए तो इसके ऊपर रिएक्शन इधर लगा होगा। मैंने कहा बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल रिएक्शन इधर लगा लगा होगा। एक मिनट, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इन दोनों ने एक दूसरे पे कुछ इंटरनल फोर्स, मतलब एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाए होंगे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी और इसकी वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, इसकी वेलोसिटी कम हुई। तो वो अब ए ओमेगा नहीं बचेगी मेरे भाई। बोले क्या बचेगी फिर? मैं कहा देखो ये स्प्रिंग भी है इस पे। बोले सर, मैंने कहा क्या? बोले सर ये स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रही होगी सिस्टम पे। मैंने कहा वो इंपल्सिव है क्या? बोले सर ये क्या होता है? मैं कहा इंपल्सिव होता है बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स, जो एकदम से सडनली मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस कर पाए। बोले ना ना सर, ये तो अभी अपने मीन पोजीशन पे स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगा रही होगी, और अगर ये मीन पोजीशन पे नहीं भी होता तो स्प्रिंग का फोर्स नॉन इंपल्सिव है। तो जस्ट उसको रखने से पहले और रखने के बाद स्प्रिंग अगर कोई फोर्स लगाती भी तो वो मोमेंटम में चेंज क्रिएट नहीं कर पाती उस छोटे से टाइम इंटरवल में, बिकॉज द फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव। सेंटर ऑफ मास में बढ़िया बहुत अच्छे से करवाए ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पे इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स लग सर, लेकिन अंदर, अरे यार ये तो इंटरनल हो गए सर, मतलब फिर तो मोमेंटम कर दूं क्या कंजर्व? मैंने कहा हाँ बस मोमेंटम कर दो कंजर्व, ये कहानी थी इसकी, ठीक है। तो भाई इनिशियल टाइम पीरियड आपके पास कितना था? टी, जिसको आप कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो आप जानते हो फाइनल टाइम पीरियड। बोले टाइम पीरियड तो सर मास पे तो डिपेंड करेगा। मैंने कहा बिल्कुल साहब। बोले सर ऐसा कह दूं √2 ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड? मैंने कहा बिल्कुल, नया टाइम पीरियड होगा √2 ऑफ टी, क्योंकि मास अब 2m हो चुका है। टाइम पीरियड को और किसी से लेना देना ही नहीं, बस के और मास, उन चीज को चेक कर लो आप। बोले ठीक है। बोले लेकिन एम्पलीट्यूड? मैं कहा बताते हैं ना भाई, पहले ये बताओ जब दोनों साथ आ गए तो क्या अभी भी मीन पोजीशन यही रहेगी? बोले हाँ रहेगी। तो यही मीन का मतलब जहां पे नेट फोर्स 0, तो स्प्रिंग तो नेट फोर्स 0 यही लगाएगी। मैंने कहा कुछ वेलोसिटी में तब्दीली आएगी क्या? बोले हाँ अभी आपने बताया तो सही, ये फोर्सेस की वजह से वेलोसिटी कम हुई होगी। तो मैंने कह दिया ये कुछ हो गई नई वाली मैक्सिमम वेलोसिटी। बोले इसको मैक्सिमम क्यों कह रहे हो? मैंने कहा यार है तो अभी भी मीन पोजीशन ना। बोले हाँ, तो ये नए एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। बोले सर यहां पे अब ये बताओ। मैंने कहा हाँ हाँ पूछो ना यार। बोले सर जी यहां पर हम ये नया वी मैक्स कैसे निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियली आप क्या कहेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, या लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर प्लेसिंग द ब्लॉक। इनिशियल कितना है? एम वी मैक्स, और फाइनली कितना हो गया टोटल मास? 2m। और नई वेलोसिटी कितनी बोली मैंने? वी मैक्स डैश, नई वाली, m से m उड़ गई, तो नई वेलोसिटी है हो गई आधी, पहले वाले की आधी। क्लियर? बोले हाउ क्लियर? तो भैया हमारा इधर से ये आया कि जो हमारी नई वेलोसिटी है मैक्सिमम, वो होगी नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नया एम्पलीट्यूड। भाई सब कुछ नया, नया एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नया एम्पलीट्यूड और नई लीनियर वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अपने पास कितना आ गया? ये आ गया पुरानी का आधा, मोमेंटम कंजर्व करके। अब कईयों को भाई ये नहीं समझ में आ रहा तो भैया हम कुछ नहीं,
बोले सर ये मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है मेरे भाई, ठीक है भाई। फिजिक्स के साथ देखो यही पंगा है, पिछली कड़ियों पिछली लिंक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, लिंक अगर टूटा हुआ है तो भैया फिर हालत खराब हो जाती है। फिर भी कोशिश करिए बताने की, इनिशियल मोमेंटम ये तो चल नहीं रहा था, इसका लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी, और ये दोनों, तो जिसको अगर नहीं भी पता है तो समझदार तो समझ जाएगा, ठीक है। बाकी घबराने वाला तो कुछ भी कर दो घबराते ही रहेगा। ओमेगा अपने पास आएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम जो कि है 2m, और ये नया एम्पलीट्यूड, इसको लिख दूं क्या, ये अपने पास है ए ओमेगा, हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, के बाय 2m डैश, और ये के बाय एम ही आ जाएगा ओमेगा बाय रूट 2 ये डैश, कटा कटा यहां से आ जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड जो है ना वो इतना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो इतना हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा रूट 2 टाइम्स, एम्पलीट्यूड रूट 2 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को तुम एक और मतलब इसका वेरिएशन कर सकते हो कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे था तब रखा तो किस में चेंज आएगा, नया एम्पलीट्यूड नया ओमेगा बताएं या नया टाइम पीरियड बताएं, या a/2 पे जब था तब रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए छोड़ा उस सवाल। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। तो सर अगला सवाल भी तो ऐसा ही दिख रहा है, ना 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 वैसा तो नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा था फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इज म्यू एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ। बोले इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है म्यू। बोला इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन फाइंड द टाइम पीरियड। एकदम रद्दी सवाल, बाय अंडर रूट ऑफ m बाय के, m की जगह 2m डाल, ओहो सॉरी सॉरी, रद्दी सवालों में अक्सर टेक्स हो जाती है, छोटा m प्लस बड़ा m मास बाय, ये हो गया टाइम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x। अब देखो यार काफी लोग परेशान होते रहेंगे, बोलेंगे फ्रिक्शन म्यू एन म्यू एन म्यू एन म्यू एन, भाई फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होता है। बोले क्या बात कर रहे हो, भांग वांग पी के आए हो क्या सर। मैंने कहा यार स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एक्स म्यू एन हमेशा नहीं होता है मेरे भाई। फ्रिक्शन म्यू एन आप तभी कहेंगे जब आपको लग रहा है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, अदरवाइज फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, एनएलएम। एनएलएम फ्रिक्शन पता करने के लिए एनएलएम लगाते, यही आपको आपके बड़े भाई मतलब निखिल धा भाई ने सिखाया है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक, ठीक है साहब, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x। तो भाई मान लिया ये मीन पोजीशन थी और अभी वो यहां पर है कुछ x पर, तो आप भी इस बात को समझेंगे कि जब ये आपके बिलोक जब ये आपके बिलोक कुछ x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे है, तो बताइए साहब एक्सेलरेशन कितना होगा। बोले एक्सेलरेशन किस खुशी में निकाल रहे हो, एनएलएम। अच्छा तो एक्सेलरेशन होगा साहब अपना माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, पक्की बात। बोले हाँ। बोले माइनस मत लगाओ। मैं कहा क्यों। बोले यार इधर चल रहा है ना, पता है ना। मैं कहा ठीक, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा कितना, बोले के बाय एम। एम कितना, टोटल मास, और कितना। एक्सेलरेशन पता है क्या, बोले हाँ पता है। तो बस अब मुझे बताओ फ्रिक्शन किस किस पे लग रहा है। बोले एक तो पीले वाले पे और एक हरे वाले पे। मैं कहा हरे वाले पे कितने फोर्स लग रहे हैं। बोले हरे वाले पे एक लगा रही है स्प्रिंग और एक लगा रहा है फ्रिक्शन। और पीले वाले पे, बोले पीले पे जो है वो लगा रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। पीले को सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है भाई, पीले ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, और कोई है ना। हाँ तो बस एनएलएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएलएम जिंदाबाद। भैया हमने क्या बोला, हमने कहा ये ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे पता है, इस पे एक अकेला फोर्स फ्रिक्शन है। एक अकेला फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि जहां एक्सेलरेशन वहीं फोर्स। कहां एक्सेलरेशन,
यहाँ एक्सेलरेशन, तो फोर्स इधर ही होगा। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। कई बच्चे बोलेंगे अगर इधर होता तो, अरे यार इधर होता तो एक्सेलरेशन इधर होता और फ्रिक्शन इधर लगता, सिंपल। तो अकेला फ्रिक्शन लग रहा है एंड दिस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बात खत्म। और ये जो है आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन। क्लियर? मास एक्सेलरेशन की वैल्यू डालिए, ज्यादा ऐसा टेंशन मत लेना। What can be the maximum amplitude if the upper block does not slip relative to the lower block? हाँ, अब आई ना बात समझ में। देखो अब देखो, अब आप जानते हो कि भैया इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग सकता है उसकी तो एक लिमिटिंग वैल्यू है। अरे नहीं समझे नहीं। मैंने कहा अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। क्यों कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा यार इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो नहीं बता सकते। बोले बता सकते, यहाँ का नॉर्मल पता कर लो कितना है, mg। लगेगा कि नहीं लगेगा इतना मैक्सिमम? बोले हाँ। अब इसको इक्वेशन को देखो, क्या दिख रहा है इसको देख के? बोले ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ये जितना बढ़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। ये सबसे ज्यादा कब होगा? जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे होगा। तो फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा कब लग रहा होगा? जब वो अपने एक्सट्रीम पे होगा। आओ सवाल देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? तो कह रहा भैया एम्पलीट्यूड को कितना ज्यादा रखा जा सकता है? एम्पलीट्यूड को इतना ज्यादा रखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू अपने लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस ना करे, बस। इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड मत रखो कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इससे भी बड़ी हो जाए, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इस वैल्यू से बड़ी हो गई तो स्लिप हो जाएगी, वो हम चाहते नहीं। बस एम्पलीट्यूड आप इतना ही रखें कि फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स इतना। दूसरे के आंसर की कहानी ये है, क्या फ्रिक्शन जो है आपका इसके नीचे नीचे ही रहेगा और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी जाएगी? वो जाएगी x की जगह पटक दो a, जो कि है एम्पलीट्यूड। अब इसको कॉट दीजिए, ये तो एम्पलीट्यूड जो आ रहा है ना अपने पास, एम्पलीट्यूड वो मेरे भाई आ जाएगा। हाय मेरे भाई, मेरे भाई, ये है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एम्पलीट्यूड। उम्मीद करता हूं बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे। मेन मुद्दा अपना क्या है? मेन मुद्दा वैसे तो देखो यार, एक एनर्जी मेथड भी होता है, लेकिन यार एक तो क्या है ना, तुम्हारे लिए टाइम थोड़ा बचा है कम, है ना। एनर्जी मेथड की बात देखते हैं कितना टाइम बचा है यार। अब देखो 1 घंटा 7 मिनट हो ही गया, कल तक ये चटाना है, तो हम एक ही मेथड देखेंगे इसमें, है ना। ठीक है, वैसे एक एनर्जी मेथड भी रहता है जो एनर्जी कंजर्वेशन से आप निकाल सकते हो, उसका भी चलो थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा। ठीक तो मेथड टू डिटरमाइन टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप हमेशा क्या करें, देखो तरीका आपको ये कहेगा कि ऑलवेज फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले आपको क्या कर देना है, ये हो जाता है फोर्स मेथड, फोर्स मेथड बोलते हैं इसको। फिर क्या करना है, देन डिस्प्लेस द पार्टिकल और ब्लॉक, या मास बोल देता हूं, then displace the mass by x units from equilibrium if the net force is equals to minus of kx, then वो क्या करेगा ऐसे। और फिर तो आगे की कहानी आपको पता ही। अब ये है अपना फोर्स मेथड, है ना, ये हो गया फोर्स। अब मैं तो क्या कह रहा हूं, तुम यार देखो भूख भूख तो तुम्हें लगी रही होगी, तुम तो ये पहला स्टेप भी खा जाओ, खा जाओ इसको, ठीक है, आ जाओ और डकार भी मत लो, ठीक है, सीधे इस पे आओ। क्यों? वो बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लो बैलेंस फुलेंस हो रखा है यार, वो भाड़ में जाए चीजें, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसी कारण की कहानी देखेंगे हम।
बोले क्या बात कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आओ देखो समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा सारा मामला, ठीक है। बोले हाँ ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा देखो एक पुली दी हुई है, ये मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को ऐसा नीचे ले जाके छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, स्प्रिंग यहाँ लगी, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कॉम्बिनेशन इधर है ये सब। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहली चीज तो ये होती ना कि तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते कि भैया इक्विलिब्रियम पे ये नीचे जाएगा, ये कुछ और नीचे आएगा, उसके हिसाब से कुछ फोर्स बैलेंस होंगे। मैं कहा भाड़ में जाने दो, मान लो तुम यही इक्विलिब्रियम है, मान लिया ना। बोले हाँ मान लिया सर। बस मान लिया तो क्या हो रहा होगा? बोले सर मान लिया तो ये हो रहा होगा कि नीचे लग रहा होगा mg को बैलेंस कर रही होगी टेंशन, और सर टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा ये स्प्रिंग का फोर्स। सर प्लीज एक बार इस पे भी बता। मैं बस इसी पे बता रहा हूं और आगे नहीं बताऊंगा यार। एक तो क्या है ना, टाइम कंस्ट्रेंट है, नहीं तो भाई साहब ज्ञान की गंगा बहा दे, सॉरी नदी बहा दे। तो क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना भैया। मैंने कहा इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो ये नेचुरल लेंथ बोल दी तुमने, बस इसमें बता रहा हूं मैं ना, सब में बताने के लिए। देखो वैसे ऐसा नहीं कि सर आप यहाँ मतलब और जगह हम पैसा वैसा देके पढ़ते, मतलब हम जब पेड कोर्सेज लेते फिजिक्स वाला के, तब क्या आप मतलब ये पूरा कराते कि हर सवाल में आप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते? कि मैं कहा नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं बस यही निकाल के बताता, वो तो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे देखो कम कम पढ़ा रहे। तो ये अपना क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, और इस ब्लॉक को मैंने कहा जब ये नीचे आएगा, बोला ठीक है साहब आएगा, ये मिटा दूं, ये लिख लेना मासलेस फ्रिक्शनलेस है ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये नीचे आया ब्लॉक, ध्यान से सुनना आप चीजें, सुन रहे हैं ध्यान से, पढ़ा तो सही, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चिल्लाता रहता है बस पढ़ाता नहीं है, फिर कहता है कि टाइम नहीं है। अगर बकवास कम करे तो टाइम ही मिल जाए, है ना। ऐसा ही लगता होगा ना तुमको, मन में ऐसी बातें बोलते होंगे ना सर, मन की बात। तो मैंने कहा इस ब्लॉक को खींचा तो पुली भी जो है वो नीचे जाएगी, ब्लॉक को खींचा तो पुली भी क्या जाएगी, नीचे जाएगी, हाँ जाएगी। और अरे देवानंद, यहां पर ये ब्लॉक भी कुछ नीचे जाएगा, पक्की बात? बोले आओ जाएगा। मैंने कहा ब्लॉक गया कुछ x0 नीचे। सबसे पहली तो बात यही है कि भैया ये पता करना कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा। अब बात देखो, अगर ये स्प्रिंग में इलोंगेशन अपना कुछ x0 आता है, स्प्रिंग में, स्प्रिंग मतलब इस पुली को मैं x0 नीचे लेके आता हूं, ठीक है। तो क्या तुम समझते हो कि ये जो इतनी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग थी इधर और इधर, मान लो ये रस्सी ऐसे के ऐसी रहती, बस मैं पुली को यहां लिया था, पुली को मैं यहां लिया था, तो ये रस्सी x और x, कितनी रस्सी टोटल ढीली हुई? 2x। नहीं आई? अरे पुली यहां से यहां आई, ब्लॉक को यही रहने दो, पुली यहां से यहां आई तो ये x और ये x। बोले सर ये एक्स्ट्रा वाली, मैंने कहा ये तो एक्स्ट्रा यहीं आके सेट हो जाएगी ना मेरे भाई, नहीं आई बात समझ में, ये एक्स्ट्रा इधर ही आके सेट हो जाएगी। ये x और ये x, रस्सी ढीली होगी 2x, जितना ये ढीली होगी उतना ही ये नीचे आएगा, बोलो हाँ। तो अगर ये x0 नीचे आया होगा तो ब्लॉक आया होगा 2x0 नीचे। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है ना, हमने एनएलएम में देखा था मेरे भाई। ये x0 नीचे आएगा तो ये आएगा 2x0 नीचे, तो इसको मैं लिख देता हूं x0, तो ये आ जाएगा x0। ये जितना नीचे आएगा ये उसका डबल है, तो ये अगर x0 है तो ये x0/2 है। अब सुनो कहानी, यहां आ रही होगी कुछ टेंशन जो बैलेंस कर रही होगी mg को, टेंशन को भी मैंने T0 कह दिया, तो आप यहां से पहली बात लिखोगे कि T0 इज इक्वल्स टू mg। दूसरी बात,
यहां टी नॉट, तो इसमें भी टी नॉट और इसमें भी टी नॉट। और ऊपर, बोले ऊपर तो जो फोर्स आएगा वो आएगा के, और इसका डिस्प्लेसमेंट, भाई स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना है, वो के एक्स नॉट बाई 2 है। तो 2 टी नॉट इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाई 2। तो यहां से टी नॉट आपका आ जाएगा के एक्स नॉट बाई 4। ये कुल मिला के आपकी जो है कहानी है इक्विलिब्रियम वाली। क्लियर? बोले हाँ हाँ क्लियर। बोले आप क्या करोगे? बोले आप कुछ नहीं यार, मैं बस अब जो बात कहूंगा वो ये कहूंगा, इसको एक्स और नीचे ले आ। याद ये रखना, जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसी के डिस्प्लेसमेंट को एक्स मानो। तो अब मैं क्या कहने जा रहा हूं वो सुनना, असल बात वो है। तो असल बात ये है, यहां तक तो ले ही आए थे, इसको थोड़ा सा नीचे और ले आए। उम्मीद करता हूं ये सब कुछ दिख रहा होगा। थोड़ा सा नीचे और ले आया, कितना लाए? बोले एक्स लाया। क्यों लाए एक्स? मैंने कहा था ना यार, इक्विलिब्रियम से आप एक्स ढूंढो। एक्स नीचे लाए ना? बोले हाँ ले आए। ये पुली कितना नीचे और आई होगी? ये एक्स बाई 2 और नीचे आई होगी। बोले हाँ हाँ बिल्कुल एकदम एक्स बाई 2 और नीचे आई होगी। तो आपकी जो ये पुली है, ये यहां से एक्स बाई 2 और आई होगी। और स्प्रिंग जो है और खिंच गई होगी। बोले स्प्रिंग कितना खिंच गई होगी? देखा ये रही नेचुरल लेंथ, तो ये एक्स नॉट बाई 2, तो एक्स नॉट बाई 2 और ये एक्स बाई 2। बोले ठीक है क्लियर, और बोलो आप। मैं कहा आप क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इधर? बोले सर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर की। क्यों होगा ऊपर की तरफ? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम पे था, तो नीचे लाऊंगा तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स टेंशन बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ेगी तो ऊपर एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा यहाँ, बोले यहाँ ये ऐसा लग रहा है, और ऊपर जो आएगा फोर्स, इसके अंदर इलॉन्गेशन आ गया है एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2, या एक्स नॉट बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, दोनों का एडिशन। ये पुली मासलेस है ना? बोले हाँ मासलेस है। तो यार एक चीज बताओ। बोले हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। मैं ऐसा कहूं अगर यहां से कि ये 2t मिलके इसको बैलेंस कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत होगा क्या? बोले नहीं, क्या गलत होगा, ये मासलेस है तो फोर्स बैलेंस होंगे इस पे। मैं कहा पक्की बात? बोले हाँ फोर्स बैलेंस तो होने ही होने। आज यार टाइम ज्यादा लगा दिया। यही होता है यार, थोड़ा डोली पढ़ाओ बच्चों को समझ में आता है, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, अभी फोर्स बैलेंस हो रहे, तो फॉर पुली, पुली के लिए क्या खेल हो रहा है? पुली के लिए कुछ ये खेल हो रहा है कि नीचे लग रहा है टी, इधर से भी लग रहा है टी, और ऊपर से लग रहा है के एक्स नॉट बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो ये तो मासलेस है, मासलेस पे फोर्स बैलेंस होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 2t इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? k बाय 4, और ये एक्स नॉट प्लस, कॉमन निकाला ही आया, एक इक्वेशन। और ब्लॉक की जब मैं बात करूंगा, तो ब्लॉक के लिए क्या होगा? तो ब्लॉक के लिए कुछ ये कहानी है, ऊपर लगेगा टी और नीचे लगेगा mg, और एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, और t की वैल्यू कितनी है? बोले t की वैल्यू ये डाल दो, k बाय 4 एक्स नॉट प्लस के एक्स बाय 4 माइनस एम। अब आओ जरा,
क्या आते हैं? मैं कहा यहाँ से चेक करो जरा चीजें। बोले सर टी की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास टी नॉट, वो तो एम जी है। आपके यहाँ से कुछ हमें ये मिल रहा है कि एम जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाय 4। एम जी की जो वैल्यू आ रही है वो के एक्स नॉट बाय 4 के इक्वल आ रही है। तो मैं कहा काट दूं क्या यहाँ पर के एक्स नॉट बाय 4 को एम जी से? बोला काट दो। मैंने कहा देखो यार बस अब मैं यही तो बता रहा था, ये जो फालतू का काम था ना ये करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा यही लिखते। बोला कैसे? मैं कहा बताता हूँ ना, रुको तो सही तुम। मैं कहा कट गया ना तुम्हारा एम जी और वो के एक्स नॉट। सर वो के एक्स नॉट बाय 4 है। मैं कहा जो भी ये कट गया ना? बोले हाँ कट गया। इक्वेशन ये बची ना? बोले हाँ बची। मैं कहा बताओ आप कंपेयर करो इस इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर एक्स से। बोले सर जी माइनस भूल गए। मैंने कहा यार मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ये, कंपेयर करो। बोले ओमेगा आ गया अपने पास कितना, रूट ऑफ के बाय 4m। अब मैं कहा टाइम पीरियड, बोले टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m बाय के। आ गया ना? बोले हाँ हाँ आ गया सर, और क्या चाहते हो? तो मैं कहा बस इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल लो। ठीक है निकाल लेंगे। अब आप क्या बता रहे थे वो बताइए। मैं कहा मैं तो आपको बस इतना कहना चाह रहा था, आपको ये ऐसे स्प्रिंग वाले सवाल जो आएंगे ना, स्प्रिंग वाले सवाल, देखो ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके जा रहा हूं, मैं तो इसमें 1 से 2 एग्जाम्पल करा रहा हूं बस। इस टाइप के जो सवाल होंगे उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है साहब? ठीक है, तो वहां पे आप मान लो जो पोजीशन है वो बस दे रखी है आपको और वो इक्विलिब्रियम है पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसी सवाल को मैं थोड़ा अल्टरनेट मेथड से कर रहा हूं। जो कहने को अल्टरनेट मेथड है तो वही, बस मैं उसमें थोड़ी सी मुझे भूख लगी तो मैं एक स्टेप खा गया। कौन सी स्टेप? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने वाली। बोले खा जाओ सर वो हमको पसंद। मैंने कहा ये तुम्हारी स्प्रिंग थी? बोले हाँ। खुली थी? बोले हाँ। और मैंने कहा ये ब्लॉक था। मैंने कहा इसी को मान लो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बोले क्या बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ यार मानो इसको इक्विलिब्रियम। बोले ठीक है मान लिया। बोलो आगे। मैंने कहा ये ब्लॉक आ गया नीचे कितना कुछ x, हमेशा उसी को x मानो जो कि एसएचएम करने वाला है। पुली कितना नीचे आ जाएगी? बोले पुली आप बता चुके हो कितना नीचे आ जाएगी पुली। पुली जो है सर जी आ जाएगी कुछ x/2 नीचे। मैं कहा आ जाएगी ना? बोले हाँ हाँ आ जाएगी। मैं कहा भूल जाओ कुछ एनजी था वो एक्स्ट्रा इलोंग, भूल जाओ उस इक्विलिब्रियम वाले इलोंगेशन को, तुम तो यही मानो यही इलोंगेशन है इस स्प्रिंग का। बोले ऐसी बात? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। मैं कहा कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग? बोले सर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी के x/2। अगर 80 में टेंशन, बोले इधर भी टी इधर भी टी। मैं कहा ये मासलेस है क्या? बोले हाँ मासलेस है तो फोर्स बैलेंस कर दूं? बोले कर दो। तो मैं कहा 2t तुम्हारा कितना आ गया? बोले के x/2 आ गया। मैं कहा टी कितना आ गया? बोले टी आ गया के x/4 आ गया। बोले हाँ आ गया। तो मैं कहा यही टी इस ब्लॉक पे लग रहा है क्या? बोले हाँ यही टी इस ब्लॉक पे लग रहा है। ये ध्यान रखना ये है एक्स्ट्रा टेंशन। उस के x0/2 को t0 ने बैलेंस कर रखा है। ये एक्स्ट्रा जो इलोंगेशन आया उसकी वजह से एक्स्ट्रा टेंशन आई, तो इस ब्लॉक पे ये एक्स्ट्रा फोर्स है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स विच इज F एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड इट इज, ये इक्वेशन आ गई क्या? तुम बोलोगे सर यहाँ तो टी था। अरे यार टी तो इसके ऊपर लग रहा है। सर एम जी कहाँ गया? उसको बैलेंस कर दिया ना, भूल जाओ डकार जाओ उसको, या बिना डकार के खा जाओ। दिस इज द ओनली फोर्स। तो ऐसा बोल दूं क्या कि ऐसा लग रहा है जैसे एस एच एम में F इज इक्वल्स टू के एक्स होता था तो के की जगह इसने ले ली, के इक्विवेलेंट आ गया अपना k/4। बोले हाँ लग तो रहा है, बस निपट गया। तो बस हाँ बिल्कुल। टाइम पीरियड क्या बोलोगे? बाय अंडर रूट ऑफ m/k इक्विवेलेंट। खत्म खत्म बस। k/4 और k/4 का 4 टर्म है तो वो ऊपर चल जाएगा और m/k आ जाएगा। तो सर क्या बात कर रहे हो? मैं देख लो यही बात कर रहा हूं बस। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब देखो तुम और भी सवाल कर सकते हो।
है ना। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें वैसा वैसा ही सवाल है। इस बार पुली पे भी मास डाल दिया, लेकिन है फ्रिक्शनलेस ही। तब पुली पे मास डाल दिया, मैं कहा हाँ बस पुली पे मास डाल दिया, क्या टेंशन। बोले ठीक है, मास डाल दिया आपने तो अब क्या करें, अब मान लो इक्विलिब्रियम है। पक्की बात, मैं कहा हाँ बिल्कुल मानो इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है सर मान लिया। अब तो मैंने कहा यार अब देखो दोनों के ही एसएचएम की बात हो रही, तो इसको भी देख लो इसको भी देख लो, जैसा तुमको लग रहा है वैसा देख लो। तो ध्यान रखना इस बार पुली आपकी फ्रिक्शनलेस है लेकिन मासलेस नहीं। क्या करें, कुछ नहीं, मानो कि ये कुछ एक्स नीचे गया, तो थोड़ा सा ही तो चेंज किया है जिससे कि तुमको थोड़ी सी तकलीफ कम हो। तो क्या बात कर रहे हो आप, हमारी तकलीफ के बारे में सोच रहे हो ही नहीं सकता। आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि आप तकलीफ देने के लिए ही बने हो। मैं कहा यार अब क्या ही बोले। तो एक्स नीचे ले गया तो कितना, बोले एक्स बाई टू। एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन, बोले हाँ हाँ वही एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन सब कुछ। इधर फोर्स लगा ये कितना आएगा, बोले एक्स्ट्रा फोर्स आएगा के एक्स बाई टू। इधर से टेंशन, लेकिन मेरे भाई, बोले हाँ हाँ आपके भाई बिल्कुल। इस बार फोर्स बैलेंस मत कर देना, ये मासलेस नहीं। तो इसका कुछ एक्सेलरेशन, अच्छा इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसी बात। अरे मैं कहा भाई बिल्कुल। रिलेशन क्या होगा फिर अगर ये A1 है और ये A2 है तो दोनों के सेम होंगे क्या एक्सेलरेशन, नहीं। जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वही एक्सेलरेशन का रिलेशन। ये अगर x डिस्प्लेस होता है तो ये x बाई टू डिस्प्लेस होती है पुली। तो अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसका वेलोसिटी v बाई टू, इसका एक्सेलरेशन a तो इसका a बाई टू, बस काम खत्म। सब एनएलएम में करी हुई ना बातें हमने। ये a तो ये a बाई टू। अब क्या करें, कुछ नहीं यार, इक्वेशन बनाओ। बनाए, मैं कहा हाँ सर पहले पुली की ही बात कर ले, फिर बात करें आप, बात करते हैं पुली के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। यार के एक्स टू डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि तुमको समझ में आए। के एक्स बाई टू ऊपर लग रहा है, नीचे की तरफ जो है टी और ये लग रहा है, और आ रहा है ऐसा ऊपर ए बाई टू है। क्या आ जाएगा, के एक्स बाई टू माइनस टू कैपिटल एम मास ऑफ पुली एंड ए बाई, ये आ गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली व्हेन यू विल टॉक अबाउट द ब्लॉक, ये सब ब्लॉक को जब आप देखेंगे, ब्लॉक के बारे में आप क्या कहेंगे, ब्लॉक के ऊपर ओनली ओनली एम जी है, सॉरी ओनली टेंशन, एम जी को भूल जाओ, ये वो एक्स्ट्रा टेंशन है, भूल जाओ एम जी को, लिख दो बस टी इज इक्वल्स टू एम ए, काम खत्म। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, बस ऐसी बात करते हैं अपन, यही बात कर रहे हैं। आगे पटको टी की वैल्यू वहां पे। Thing 1 and 2, what I'm getting is kx by 2 and 2 ma कैपिटल ma by 2, बस ले जाओ इसको उधर। जिंदगी मौत ना बन। हाँ तो ये आ रहा है अपने पास क्या, के एक्स बाई टू। देखो यार बस मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना पेल दी हूं मैंने, या अक्सर स्लाइड ऐड करने में जोड़ने में घटाने में यहाँ गड़बड़ कर देते। यहाँ से ये आ गया अपने पास एम प्लस एम बाई टू इंटू ए, और ये के एक्स। बोले सर अब इस पे के इक्विवेलेंट निकालूं क्या, यार क्यों के इक्विवेलेंट निकालते हो, यहाँ तो सीधे ही एक्सेलरेशन लिख दिया आपके पास। बोले कहाँ है एक्सेलरेशन, देखो तो सही, पहले सॉल्व कर लूं, ये इसको ऐसा लिख दूं 4m प्लस एम बाई टू। अभी दिख रहा है, बोले क्या ये, बोले लिखो तो सही तभी तो दिखेगा, मैं लिख दिया आप दिख रहा है, बोले हाँ। ओमेगा स्क्वायर बोल दूं इसको, बोले बोल। क्या आ गया आपका ओमेगा, ये आ गया ओमेगा।
और ये आ गया आपका टाइम पीरियड। समझे किस तरीके से काम होंगे? बोले अब क्या वेरिएशन डालोगे इसमें? यार वेरिएशन तो खूब पढ़ सकते हैं इसी में। बोला क्या, जैसे इधर भी एक स्प्रिंग लगा दी, इस पुली को रफ बना दिया, फिर टॉर्क वर्क वाली कहानी आ जाएगी, रफ बना देंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए 2-3 सवाल और करते हैं यार, फिर इतना ही है। टू ब्लॉक प्रॉब्लम पता नहीं अपना बचेगा टाइम नहीं यार, मेरे को लेक्चर भी टाइम पे देना होता है। चलो देखते हैं, 2-3 सवाल और करते हैं, इतना ही काफी है आज के लिए। टू ब्लॉक प्रॉब्लम कल ही देखेंगे। फिर ये लेक्चर है ना, मतलब ये चैप्टर है ना, 4 की जगह है ना 5 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा भाई, जो भी है। कोशिश करेंगे यार कल वाला जो है थोड़ा 2 घंटे। हाँ जी, तो इस सवाल को देखो अब आप। ये सवाल में आपसे पूछा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन, लेकिन कैसे? बोले यहाँ आपको दी हुई है एक डिस्क। बोले आपको कैसे पता लगा? बोले सवाल में दी हुई डिस्क ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? कुछ और भी हो सकता था। डिस्क है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये सरफेस रफ है, यहाँ प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब इसको आप जब डिस्प्लेस करोगे तो ऐसा स्लिप करके डिस्प्लेस नहीं करोगे, ऐसा रोल कराते हुए डिस्प्लेस करोगे। प्योर रोलिंग कराते हुए, प्योर रोलिंग कराते हुए डिस्प्लेस करोगे, छोड़ोगे, ये ऐसे भी घूमेगा और घूमेगा भी और ऐसे ऐसे भी होगा, रोटेट भी होगा और ट्रांसलेट भी होगा। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है ना। अब बहुत जनों को इसमें जैसे लग रहा होगा कि न जाने यार क्या सवाल पूछ डाला, ये तो मतलब दिमाग की दही हो गई, ऐसे भी कोई सवाल होता है क्या, ये होता है क्या, वो एकदम बकवास सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, रद्दी है एकदम। भले हाँ आपके लिए तो रद्दी होगा, आप तो रट के आते हो। भले मास्टरों के लिए क्या इजी और क्या टफ, भाई इतने सालों से रटते आ रहे हैं, वही पढ़ा देते हैं। ऐसे थोड़ी ना, हो तो बात तुम्हारी सही है वैसे, हाँ बिल्कुल, लेकिन मतलब ये इतना टफ भी नहीं है। जिसने आरबीडी पढ़ा हुआ उसके लिए टफ, ठीक, क्लियर। बात सुनना मेरे भाई, बात क्या है? बात ये है कि ये रहा अपना पता है फिजिक्स जो है ना, अगर किसी को टफ लगती है तो क्यों लगती होगी? क्योंकि यार तुम लोग है ना सब्जेक्ट से भागते हो मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को, चलो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। ब्लॉक को मैंने या उस डिस्क को मैंने आगे रोटेट करवा दिया, तो इसको हमने ऐसा आगे एक्सपैंड करवा दिया। बोले ठीक है, एक्सपैंड करवा दिया, और ये रही अपनी वो डिस्क। ठीक है, कितना एक्सपैंड करा? मैं कहा वही एक्स, नेचुरल लेंथ थी तो कुछ एक्स दूरी पे ले गए। बोले क्या ही दिक्कत है सर, के एक्स फोर्स लग रहा है, एक झटके में आंसर निकल जाए। मैं कहा बस यही तो गड़बड़ करते हो भाई। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यही तो अंतर है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है? ओवर कॉन्फिडेंस आपकी आंखों को थोड़ा सा बंद रखता है, आपकी आंखों को थोड़ा सा बंद रखता है, या चीजों को कई बार इग्नोर कर देता है। ठीक है, चीजें होती हुई भी दिखती नहीं है, बस यहाँ आपको लगा बस के एक्स, बाकी तो आप मतलब देख ही नहीं रहे चीजें क्या है क्या नहीं है। भैया यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एसीएम इस डायरेक्शन में आएगा। सेंटर ऑफ मास के टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है अपने को। मैं बोलने वाला था टाइम पीरियड का ऑसिलेशन सेंटर ऑफ मास के ऊपर। यहाँ प्योर रोलिंग हो रही तो मैंने तो कहा यार अपना तो ये पॉइंट जिंदाबाद, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए। हम क्या बोल रहे हैं, मात्र एक ही फोर्स है, क्योंकि एम जी, फ्रिक्शन, नॉर्मल, सब का टॉर्क 0। एकमात्र जो फोर्स है वो है के एक्स, का टॉर्क आएगा के एक्स इंटू आर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr²/2।
और इंटू अल्फा। ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, जो कट रहा है वो काटो भाई, और आर अल्फा आप जानते हो प्योर रोलिंग में एसीएम के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा आपके पास के एक्स। एसीएम जो आएगा वो आएगा 2k बाय 3m इंटू एक्स, ठीक है, 2k बाय 3m इंटू एक्स। बस मतलब समझ रहे हो करना क्या है, इक्विलिब्रियम सॉरी फोर्स की इक्वेशन चाहिए तुम्हें, एक्सेलरेशन चाहिए, बस कैसे भी करके एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, बस ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ k बाय 3m, या टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाय 2। बस खत्म बात। ओ तेरी, ये क्या जादू हो गया। क्लियर आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड। कुछ नहीं किया, बस मैंने यार एक लाइन लगाई है इधर, इसके बाद टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। सर आप टॉर्क की इक्वेशन क्यों लगाए? क्योंकि यार ये तुम्हें पढ़ाते वक्त आरबीडी मैंने समझाई है सारी चीज। आओ जी एक और सवाल। ये ब्लॉक जो है यहाँ आपको दिया गया है कि भैया एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है कुछ h, ये पूरी हाइट h, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और रो नॉट है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और रो l है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है, भाड़ में जाए कितना ऊपर है कितना नीचे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ऐसा दबा के छोड़ेंगे तो ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, तो उसी का टाइम पीरियड बताना है अपने को। क्या है कहानी? कहानी ये है कि अभी जो फोर्स लग रहा है वो सब एमजी फेमजी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब कौन सा एमजी किसको बैलेंस कर रहा है? मैंने कहा यार नीचे लग रहा है आपका रो नॉट ए एच मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और इसे बैलेंस कर दे रहा है आपका बायएंसी जो आ रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड टू जी। बैलेंस कर रहा होगा। अरे वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है वो तो निकालने के लिए पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है तुम तो भाड़ में जान दो उसको, तुम तो ये देखो कि इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस करो और फर्दर। बोले हाँ ठीक, इक्विलिब्रियम से मैंने ये फर्दर डिस्प्लेस किया, और तो जब इक्विलिब्रियम से इसको मैं और नीचे डिस्प्लेस करूंगा, कितना नीचे? एक्स नीचे। क्या मेरे भाई ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं समझ नहीं आया। मैं कहा पहले इतना वॉल्यूम तो ऑलरेडी सबमर्ज था। बोले हाँ। मैं कहा देखो अभी भी उतना ही वॉल्यूम तो इधर भी मिल रहा है, वही का वही एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल रहा है, ये सफेद वाला एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से ही तो बायएंसी आएगा। नहीं आया सर समझ में? अरे मैंने कहा यार बायएंसी किसकी वजह से लगता है? सर वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस कितना हो रखा है इस केस में? सर ये पिंक वाला वॉल्यूम और सफेद वाला वॉल्यूम मिला के टोटल सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। तो इतने वॉल्यूम का वेट लिक्विड का जब देखोगे वो तो mg के इक्वल आ रहा है, तो वो तो अभी भी बैलेंस्ड है ना। एक्स्ट्रा बायएंसी किसकी वजह से आएगा? ये एक्स्ट्रा जो सबमर्ज हुआ, तो एक्स्ट्रा सबमर्ज कितना हो? मैंने x डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेस किया। भूल जाओ वो एक्स्ट्रा मतलब भूल जाओ पहले वाला बायएंसी, और ये तुम तो बोलो एक्स्ट्रा बायएंसी लगने लगा। कितना लगने लगा? वो लगने लगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू एक्स और इंटू, बस इतने लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वेट लिख लिया। फोर्स आ गया अपने पास कितना? रो एल ए एक्स। बस वही ध्यान रखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, गोली मारो, एक्स फर्दर डिस्प्लेस करो। तो ये जो एक्स्ट्रा सबमर्ज हुआ उसी की वजह से एक्स्ट्रा बायएंसी आया होगा। सर वो एमजी फैमजी मैं कह रहा हूं ना यार, एमजी को वो बैलेंस कर रहा है। ये अभी भी लग रहा है, ये अभी भी लग रहा है, इस पिंक वाले की वजह से बायएंसी अभी भी लग रहा है, ये एक्स्ट्रा बायएंसी हो रहा है।
पहले वाले बायंसी ने mg को बैलेंस कर रहा है, ये एक्स्ट्रा बायंसी की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आया, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ ये क्या बोलेंगे हम, ये आ जाएगा मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया इनटू हाइट, ये रो एल ए एक्स जी, ए से ए कट गया, और आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, रो जी एक्स बाय रो नॉट एच, ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर, खत्म। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो नॉट एच बाय रो, बस निपट गया। आओ अब एक सवाल और करते हैं, इसमें भी वही करना है। एक ट्यूब है, लिक्विड भरा है, रो डेंसिटी का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो आप जानते हो लेवल सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इसको डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ऐसे ऐसे एक जगह से फूंक मारी ऐसा, और बस छोड़ दिया। तो क्या हो गया, उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से थोड़ी सी देर के लिए ऊपर उठेगा और फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। अब ये सवाल जो है ना, इसका आंसर तो हर कोई निकाल लेगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही अप्रोच के थ्रू सही निकालेंगे, है ना। इवन मैंने देखा है, मतलब टीचर्स भी ये गड़बड़ कर देते हैं जो मैं सवाल में बता रहा हूं, है ना। तो वैसे तो हालांकि बात सही है कि आंसर तो तुम्हारे को तो आईआईटी से तो आंसर ही निकालना था, तो आंसर तो तुम सही निकाल दोगे, लेकिन तरीका तुम्हारा जो है ना गलत हो जाएगा पूरी तरीके। अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तो तुम्हारे पूरे नंबर कट जाएंगे, जो तुम तरीका, कई टीचर्स भी ऐसे ही सॉल्व करवाते इस टाइप के सवाल को। सुनो, तुम जो करोगे वो क्या करोगे। पहली बात तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो समझाता हूं मैं। पहली बात, अच्छा इधर क्या दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ लिक्विड इज m, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। क्या गिवन है हमको, गिवन ये है कि मास ऑफ लिक्विड इज m, और हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के साथ। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास ये तो हो गई है ट्यूब, ठीक है। अब इसको हमने इधर से थोड़ा सा फूक मार के नीचे किया, तो बताओ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये एक्स, पहली गलती तो जो बच्चे करते हैं, टीचर नहीं बच्चे करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाली गलती टीचर नहीं करेगी। एक्स नीचे लिया इसको, भाई यही तो तरीका था ना, इक्विलिब्रियम में है ना अभी, ये बोले हाँ सर इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम से क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे ना, बोले हाँ, एक्स डिस्प्लेस किया और फिर एक्स तक ही भर देते हैं पानी को। अरे मेरे भाई एक्स क्यों, इसको अगर तुम एक्स नीचे लेके आए हो तो ये एक्स ऊपर उठेगा ना, ठीक है। टीचर तो ये गलती नहीं करेगा, ये नहीं है गलती, ये तो बच्चे करते हैं गलती। मैं तुम्हें बता रहा हूं जो टीचर करता है गलती, बच्चों वाली गलती तो समझा दी। टीचर भैया कौन से गली मोहल्ले के नहीं, मतलब मैं इंस्टीट्यूट वाले भी कह रहा हूँ, कई इंस्टीट्यूट वाले भी टीचर गलती करते, ध्यान नहीं देते, ऐसी कोई बात नहीं है ना। इसमें देखो अब ऐसा अपने को कोई ऐसा शेख ही नहीं झाड़ नहीं है कि अरे हमको पता है टीचरों को नहीं पता, वो कई बार हो जाता है यार, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मेरे से हो जाती है, पता नहीं कितनी गलत, कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं जाता, है ना। तो आप सुनना, आए इधर, सब आ गए, तो x नीचे आए, ये आए, तो ये कितना ऊपर आ गया, बोले ये 2x आ गया। हाँ खैर, लेकिन अपने से कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं, अपने से कैलकुलेशन हो जाती है ना, अपने से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कंसेप्चुअल कभी नहीं होती। कोशिश मतलब जितना ध्यान है, बाकी एक आध बार कभी हो गई हो, शायद इस बैच में भी हो गई हो, तो नहीं हुई होंगी, नहीं होती है कैलकुलेशन, मतलब इस टाइप की कि यार वो कभी वो 3 लेना भूल गया, या प्लस करने में गलती कर दी, या मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, वो मैथमेटिकल एरर्स है। कंसेप्चुअल एरर मतलब कंसेप्ट ही गलत, वो तो नहीं करते। हाँ जी, तो क्या आया है, 2x आया, बोले हाँ, बोले सर अब ज्यादा है ना, अपनी बढ़ाई मत करो, और अब चुपचाप से है ना बात करो क्या होगा इधर। बच्चे बोलते हैं इधर पीएटीएम प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एकदम सही बात। टीचर कहता है देखो इधर भी पीएटीएम, बच्चे हाँ हाँ एकदम सही बात सर। टीचर कहता है बताओ बच्चों इधर कितना आएगा प्रेशर,
बच्चे बोलते हैं PATM प्लस सर नीचे आ रहे हैं तो रो जी एच, ठीक है, रो जी और बोले सर आपने ही तो पढ़ाया था नीचे आएंगे तो ये आएगा, बोले सही बात है, यहाँ का प्रेशर ये आ गया, बोले हाँ आ गया। फिर टीचर कहता है देखो बच्चों अब क्या करो, इधर से तुम ऐसा देख लो कि आपके पास जो है ये प्रेशर डिफरेंस आ ही रहा है अपना कितना, रो जी एक्स का, तो प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स लिख दो और उस तरीके से वो चीजें कुछ बता देंगे ना कि भैया ऐसा कुछ, मतलब ये चीज लिखते हैं ना, मैं आगे तो जाऊंगा ही नहीं, ये चीज लिखते हैं। अब तुमको लग रहा होगा हाँ यार ये सही तो है, इसमें गलत क्या है, आओ गलती बताता हूँ। पहली बात, तुमको एक ये भी तो चीज बताइए है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। भैया अगर इधर PATM है नीचे आए तो प्रेशर बढ़ गया, तो फिर बताओ ये सेम लेवल पे यहाँ PATM कैसे है? बोले बात नहीं समझे सर। मैं कहा नीचे जाओ, इधर से अगर तुम नीचे जाओगे जितना नीचे जाओगे वापस उतना ऊपर आ जाओगे। बोले हाँ, तो इधर प्रेशर सेम होना चाहिए था क्या? बोले हाँ प्रेशर तो सेम चाहिए था सर। है क्या? नहीं है तो गड़बड़ है ना, कहीं है गड़बड़। क्या गड़बड़ है? ये एक्सप्रेशन ही गलत है, ये एक्सप्रेशन गलत है। सोचो क्यों, सोचो क्यों, याद करो, सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सोचो, हिंट देता हूं। प्रेशर डिफरेंस वेरी कर जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव ग्रेविटी पे। या थोड़ा सा और हिंट देता हूं, एक्सेलरेटेड कंटेनर्स। वीडियो को पॉज करके सोचो, एक्सेलरेटेड कंटेनर्स। उम्मीद करता हूं शायद कुछ लोग पहुंच पाए हो उस बात तक। भैया ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है, अगर ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है तो आप इधर जी नहीं लिख सकते। इस लिक्विड का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है तो आप लिखोगे जी इफेक्टिव। तो यहां जब आप लिख देते हो कितना, जी रो जी एच, ये मामला ही गलत हो जाता है, ये रो जी एच लिख ही नहीं सकते आप। तो इसलिए यहां पर ये वाला प्रेशर आप लिखेंगे तो गलत होगा। सर क्या करें? मैं कहा यार हम तो प्रेशर वाले तरीके से जा ही नहीं रहे। बोले क्या तरीका ले रहे हो? मैं कहा यहाँ का प्रेशर कितना है? बोले PATM है ना? बोले हाँ है। तो मैं कहा याद है पुली पे अपन अलोंग द स्ट्रिंग NLM की इक्वेशन लगाते थे? बोले हाँ थोड़ी थोड़ी याद है। तो मैंने कहा यार इस पूरे पानी को देखो। बोले ठीक है देख लिया। मैं कहा ये एक्सटर्नल हो गया फोर्स PATM इंटू ए। बोले हाँ। बोले ये भी एक्सटर्नल फोर्स हो गया PATM इंटू ए। बोले हाँ। बोले ये तो PATM ही रहेंगे। बोले हाँ सर ओपन टू एटमॉस्फेयर है इसलिए। ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है। अलोंग द स्ट्रिंग, क्या ये दोनों एक दूसरे के मोशन को कैंसिल कर रहे हैं क्या? सॉरी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं क्या? बोले बात समझ नहीं आई सर। मैं कहा इधर से जितना धक्का लगा इधर से भी उतना ही धक्का लगा, तो इस मोशन को ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं क्या एक दूसरे के इफेक्ट को? ये इसको इधर चलाना चाहता है, ये इसको इधर चलाना चाहता है, दोनों सेम असर डाल रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट खत्म। इस हिस्से का, इतने हिस्से का जो भी mg आ रहा होगा, सेम इतने हिस्से का उतना ही mg आ रहा है क्या? बोले हाँ। तो ये हिस्से का mg भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्या? बोले हाँ। अंदर वाला प्रेशर तो वैसे ही इंटरनल हो गया, हाँ। तो बचा क्या? बचा इस कॉलम का mg। तो बस इस कॉलम का mg देखूंगा मैं। तो इस कॉलम का जो mg है दैट इज द ओनली फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? लिक्विड की डेंसिटी जो है रो, इसका वॉल्यूम तो एरिया इंटू 2x इंटू जी। दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू दिस होल लिक्विड। दोबारा सुन लो, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल को तो काउंट ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा? ट्यूब से नॉर्मल, तो वो तो मोशन के परपेंडिकुलर है, मोशन को ये नॉर्मल सपोर्ट नहीं करेगा। तो मोशन ट्यूब के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो PATM है, ये कैंसिल हो गए। इतने पार्ट का mg इतने पार्ट का mg कैंसिल कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को। ये एक्स्ट्रा जो बचा, ये एक्स्ट्रा का वेट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड आपको दी गई होती है, लेंथ ऑफ लिक्विड आपको दे दी, कितनी दे दी? L दे दी। तो इस मास की भी वैल्यू हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ टोटल लिक्विड। तो रो ए से रो ए कट जाता है और एक्सेलरेशन आपके पास आ जाता है 2g/L इंटू एक्स। तो ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर
2g/l और इधर से आ गया आपका टाइम पीरियड बाय अंडर रूट ऑफ l/2g। निपटा दिया भाई। ठीक है, टाइम देखें। चलो यार 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं, तो आज का जो है ना शटर करते हैं हम डाउन। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास और एक और लेक्चर लग जाएगा इसमें, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी वेव्स। 3 तारीख हो चुकी है, 4 5, उसके बाद 10 दिन और बचेंगे। 10 दिन में वेव्स निपटाना निपट जाएगा। हाँ, तुम मेरे को ये भी बोले थे सर यूनिट एंड डायमेंशन भूल मत जाना। ठीक है यार, यूनिट एंड डायमेंशन भूलेंगे नहीं, सीधे उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लेंगे, है ना, चिंता मत करो। ठीक है, और जैसा कि आप जान ही रहे हो कि यार अपना जो है विश्वास दिवस पे, विश्वास नहीं विश्वास दिवस पे आपको अनाउंसमेंट हुई है नए बैचेस की। भैया बिल्कुल भी देरी ना करें, फट से मौका लपक लें कि ये मौका जो है ना, ये आपको सिर्फ चौका मारने का मौका नहीं देगा, इससे आप चौका छक्का सब लगा सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा आपके लिए बैचेस। तो जितने भी आप 11th के, आप बोलो अरे नहीं सर अपना तो रफ्तार सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ, आप एनरोल तो हो जाओ। ठीक है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।